हेलो बच्चे बाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई हम कर रहे हैं क्वेश्चंस के डिस्कशन आज, जो जितने भी केस स्टडी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं एमटीपी और आरटीपी के अंदर हम बात करेंगे सितंबर 24 के लिए। अगर हम एमटीपी की बात करें तो भैया अभी तक नए सिलेबस में अगर आप देखें तो जुलाई 24 की एमटीपी आ चुकी है, अगस्त 24 की एमटीपी आ चुकी है, साथ में मार्च 24 की, अप्रैल 24 की। आज तक नए सिलेबस में 4 एमटीपी आई है, वो डिस्कस करेंगे। आरटीपीज की जहां तक बात है, 2 आरटीपीज आई है, मई 24 और सितंबर 24। तो पहले चलेंगे नई एमटीपीज और आरटीपी के साथ। पहले नई एमटीपी कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद नई वाली आरटीपी कर लेंगे, उसके बाद फिर एमटीपी मई वाली, फिर आरटीपी मई वाली। तो पहले सितंबर की दोनों एमटीपी और आरटीपी डिस्कस करते हैं बिना वो देरी के, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले एमटीपी जुलाई 24 की क्या कहती है। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं इसमें, ठीक है। मेहनत की है इंस्टीट्यूट ने, नए क्वेश्चन बनाए हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए, कहता है सुबोध ने ज्वाइन किया ऑडिट फर्म को, आर्टिकल क्लर्क के तौर पे असेंबलिंग कर रहा है वर्किंग पेपर्स की, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से असेंबलिंग करते हैं, उसने वर्किंग पेपर में ये सब कुछ देखा है। आप देखें ध्यान से, टाइमलाइन दी गई है, कब प्लानिंग है ना, रिव्यू कब करेगा, फील्ड वर्क मैनेजर, रिव्यू एंगेजमेंट पार्टनर, रिव्यू IQCR, रिस्पॉन्स ऑन ऑडिट मेमो, सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप याद करिए तो अपन स्ट्रेटजी बनाते थे, स्ट्रेटजी बनाते हो ऐसे 300 में हम बात कर रहे थे टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग की, 5 पॉइंट्स थे वहां पे, ठीक। तो कहता है अबव वर्किंग पेपर्स कुछ सर्टेन फैक्टर्स बात करें व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। बिल्कुल ठीक बात है। आप बताइए जो ऊपर दिए गए हैं, जो ये टाइमलाइन दी गई है, इसमें कौन से फैक्टर ऑडिटर को हेल्प करेंगे। देखो जी, जहां तक स्ट्रेटजी की बात है, स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको 5 बातें ध्यान रखनी है। याद करिए, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, मीटिंग जो आप करोगे मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, और टीम मेंबर के साथ जो कम्युनिकेशन आप करते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट आप डिस्कस भी करते हैं, मैंने पहले भी कहा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 300 वाले। अब मुद्दे की बात क्या दी है, मुद्दे की बात ये है सर, जो ऊपर वर्किंग पेपर्स दिए हैं, मेनली हाईलाइट कर रहे हैं टाइमलाइंस को, ताकि आप ऑडिट को प्लान को ढंग से कर पाए, ठीक है, और कौन सा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। अब वर्किंग पेपर ऑडिट वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने पड़ेंगे। तो भाई कहता है ये बातें आप ध्यान रखिए, और 300 के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, और इन फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। तो मेजरली आपको 5 फैक्टर्स बताने हैं स्ट्रेटजी बनाते हो। कहीं ना कहीं है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही, बस नीचे का जो इन्होंने दिया हुआ है ये वाला पार्ट, इसमें उन्होंने 2 पॉइंट का जिक्र कर दिया। एक आपका क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, और दूसरा टाइमलाइंस का। बाकी ऊपर जो 5 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है सीए टीना जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करिए, इसने नोटिस किया कि जीपीआर जो है वो 14% से बढ़कर 24% हो चुका है। तो उसने देखा कि आरएमएम हाई है सर, असर्शंस को लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर। टीना पूछना चाहती है क्या रीजन हो सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने के। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जीपीआर बढ़ने के। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज। 4 मेजर कारण तो है, ये तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक। कहता है आप बताइए कौन से रीजन हो सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के जंप करने के। आप बताओ व्यू पॉइंट क्या है। व्यू पॉइंट क्या भैया, पढ़ते हैं जरा। डिस्कशन के दौरान जो उसकी जूनियर है टिशा, उसने अपना व्यू दिया कि डिटेक्शन रिस्क जो है हाई लेवल पे रखना चाहिए। अरे भाई, आपका आरएमएम अगर हाई है, क्या बात कर दी आपने। ये देखिए आरएमएम आपका हाई है, ठीक है। अगर आरएमएम हाई है तो फिर सब्सटेंटिव आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे फैप हायर स्केल पे, और जब फैप हायर स्केल पे परफॉर्म करोगे आप तो ऑटोमेटिकली डीआर कम होगा, तो डीआर तो कम रखना पड़ेगा ना सर। तो ये ओपिनियन सही नहीं है, रीज़न हम बता देते हैं। रीज़न क्या है, इन्होंने 3 रीज़न लिखे हैं, रीज़न 10 है सर, 10 से ऊपर। मतलब मुझे आज भी याद है, हमारे टाइम पे क्वेश्चन आता था 5 नंबर का, मतलब ये क्वेश्चन चलता था 2018 तक भी, कि ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने और कम होने के क्या रीज़न है, ठीक है। चलो फाइनली कंसेप्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट ने आज भी पूछा है, ओवर वैल्यूएशन, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज। कहता है फिर सेकंड पॉइंट का आंसर दिया है इन्होंने कि भाई ऑडिट करनी है, डीआर जो है वो रिड्यूस करना है टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, ठीक बात है। डिटेक्शन रिस्क हाई लेवल पे रखना है सर, ये आरएमएम आपका हाई है, कह रहा है डिटेक्शन रिस्क को लो लेवल पे रखना पड़ेगा सर। तो कहीं ना कहीं जो टीशा का ओपिनियन है प्रॉपर नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल पेट्रोकेमिकल बिजनेस कर रही है। बिजनेस के हिसाब से कंपनी ने फर्म को हायर किया, इंजीनियर्स की फर्म को, कि वैल्यूएशन चेक करवानी है इन्वेंट्री की, ठीक है।
आप ऑडिटर हैं, आप बताइए इंजीनियर की जो फर्म है, पीकर एंड एसोसिएट इंजीनियर फर्म है, ये मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है एमई, ओहो एमई याद है 500 में, तो एमई के काम को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अगर एमई का काम आपको चेक करना है तो करना क्या पड़ेगा सर? एमई के काम के चेक करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी चार बातें कौन कौन सी? पहली बात आप देखिए क्या वो एक्सपर्ट कंपिटेंट है, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके काम को समझो, देखो उसका काम एप्रोप्रिएट है क्या, और ऑब्वियस सी बात है बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट आपको देखना है क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या। चार बातें हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट क्वेश्चन है एमई वाला। कहता है सर स्टे फिट प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप है, बिजनेस कर रही पिछले 2 सालों से, एप्लीकेशन चला रही है जिसमें न्यूट्रिशन की जानकारी है, क्लाइंट को हेल्प कर रहा है कस्टमाइज हेल्दी फूड को लेकर। कंपनी का जो रेवेन्यू है ये बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में कंपनी ने नेट लॉस रिफ्लेक्ट किया सर पिछले 2 सालों में। फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको मीट आउट करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 सालों के प्रिपेयर किए गए गोइंग कंसर्न बेसिस पे। एक बात ध्यान रखिए, अगर एंटिटी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को नॉर्मली बेचती है नॉर्मली लिक्विडेट करती है, तो आप मानेंगे एंटिटी गोइंग कंसर्न में, और अगर गोइंग कंसर्न में है तो गोइंग कंसर्न बेसिस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर एंटिटी अपनी एसेट लायबिलिटी को कभी बेचना पड़ सकता है उसे, तो फिर वो एंटिटी गोइंग कंसर्न में नहीं है, तो फिर वहां अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेंगे, याद करिए वो अकाउंट्स बनेंगे लिक्विडेशन बेसिस पे, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो। कह रहा है कंपनी के रेवेन्यू जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है, लॉस तो हो रहा है पिछले 2 साल से, बट अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट ही मीट आउट कर सकती है। सर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग कंसर्न आपका एप्रोप्रिएट है। रीजन बिंग लॉस तो किसी भी कंपनी हो सकता है, 2 साल के लॉस होने से गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट नहीं आता। रीजन बिंग आप कमिटमेंट भी पे कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे करने को तैयार, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, तो ठीक है। तो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस ही माना है, ठीक है। तो आप बताइए एप्रोप्रिएट है क्या? बिल्कुल एप्रोप्रिएट है सर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटरप्राइज को नॉर्मली मानते हैं भाई गोइंग कंसर्न पे फोर्सेबल फ्यूचर होगा, स्टार्टिंग जो होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग पैराग्राफ वाला। कहता है गोइंग कंसर्न को अगर फाइनेंशियल बनाएंगे असम्पशन के साथ कि भैया फोर्सेबल फ्यूचर होगा, और ठीक है एंटिटी जो है वो अपना मैनेजमेंट जो है वो लिक्विडेट करना नहीं चाहता, इस सिचुएशन लिख दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई एबिलिटी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट का ना तो इंटेंशन है नेसेसिटी है बंद करने के लिए, तो सिग्निफिकेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपका सही है, और मुझे लगता है कि गोइंग कंसर्न जो बेसिस है अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और एंटिटी अपने एसेट्स को रियलाइज कर सकती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न पे ना होती तो फाइनेंशियल बनाता लिक्विडेशन बेसिस पे, लेकिन ठीक है यहाँ सब कुछ ठीक है, फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सर पीक्यू एंड एसोसिएट्स फॉर्म चल रहा है अकाउंटेंट की, जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए। कमेंसमेंट से पहले जॉइंट ऑडिटर्स ने प्लानिंग की, प्लानिंग बनाते वक्त ऑडिटर ने डिवीजन किया अपने काम का। आप बताइए और कौन से पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक। तो अगर याद हो तो जॉइंट ऑडिटर में ना एक 300 वाला पॉइंट कनेक्ट होता है, जब आप ऐसे 300 पढ़ते हैं उसके बाद फिर 299 में फिर एक पॉइंट कनेक्ट होता है, वही पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट सिमिलर आपके क्या कहते हैं 300 वाली वही पॉइंट्स। पहली बात तो डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन अमंग द ऑल जॉइंट ऑडिटर रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट मैटर, रिजल्ट ऑफ पी एक्टिविटीज, एंटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब वही स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स आगे दिया हुआ है। सर मैनेजमेंट जो है उसका शक है कि कुछ एम्प्लॉइज जो है इन्वॉल्व सकते हैं फ्रॉड को लेकर डमी वर्कर्स में, इसलिए वो बाहर की एक फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के लिए। बाहर की फर्म को अपॉइंट किया कि आप डिटेल्ड एग्जामिनेशन करो। एक सीनियर पर्सन जो बोर्ड मेंबर का है वो कह रहा है ऑडिट वर्ड यहाँ यूज नहीं हो, बिल्कुल ठीक बात है सर। यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि डमी वर्कर्स तो नहीं है, सिर्फ डमी वर्कर्स चेक करने के लिए आपने किसी को अपॉइंट किया किसी फर्म को, सर वो ऑडिट नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन है। फर्क लिख दो, इन्वेस्टिगेशन का जो परव्यू है वो नैरो होगा, ऑडिट का परव्यू ब्रॉडर होगा, ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा, है ना। वही सब जो डिफरेंस आपने बनाया होगा, ठीक है। एक डिफरेंस अपन पढ़ते हैं ऑडिट इन्वेस्टिगेशन का, वही लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट का है वो रीजनेबल एश्योरेंस देने का है, क्या फाइनेंशियल फ्री है से, ये सब। स्कोप जो ऑडिट का है वो ब्रॉड है, इन्वेस्टिगेशन का नैरो है। सिचुएशन में फिर जो आप असाइनमेंट दे रहे हो इन्वेस्टिगेशन, तो पी का ऑब्जेक्शन वैलिड है कि भैया असाइनमेंट नहीं थे, ऑडिट नहीं, इसे इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। कहता है चेतन ऑडिटर है स्मॉल कंपनी का, उसे लगता है कि कारो एप्लीकेबल नहीं है स्मॉल कंपनी में, आप बताइए और कौन सी कंपनी एक्सेप्टेड है। ठीक है सर, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। बैंकिंग, इंश्योरेंस, बह मत जाना, हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एग्जेम्प्टेड नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी की 4 कंडीशन है, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ द और होल्डिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम लिमिट है कैपिटल टर्नओवर पे,
लोन पे, ठीक है। चलिए थ्योरेटिकल है, उसमें क्या ही पड़े। जेड लिमिटेड शूज़ बनाते हैं सर। ऑडिटर जो है वो देखता है कि इन्वेंट्रीज जो है वो कंपनी की और उसमें थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारी इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ी तो वो आएगी, ऑब्वियसली बात है। थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री हमारे पास है वो नहीं आएगी, हमारी थर्ड पार्टी के पास पड़ी वो आएगी। आप बताइए क्या चेक करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको और कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए थी, ठीक है, बट इन्होंने सीधे कंप्लीटनेस वाले पॉइंट लिख दिया है उठाकर। याद करिए आपने कंप्लीटनेस वाले पॉइंट पढ़े होंगे, ठीक है, वही पॉइंट इन्होंने सारे के सारे लिख दिए कि एआरपी परफॉर्म करेंगे। एआरपी में वही रेशियो कंपेयर करिए, दो रेशियोज दिए, सीओजी का एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टोटल एसेट्स, बजट को एक्चुअल फिगर से, फिर वही सब दिया हुआ कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करिए, है ना, स्टार्टिंग के और एंड के। टैग्ड इन्वेंट्री है वो चेक करिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करिए, फिजिकल इन्वेंट्री चेक करिए, वही सब दिया हुआ है। थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री है, कंसाइनमेंट वाले गुड्स है वो चेक करिए। तो कंप्लीटनेस सारा का सारा लिख दिया इन्होंने। कहता है एसक्यूसी वन ना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है विद इन द फर्म। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ सर एसक्यूसी वन सिर्फ ऑडिट पे नहीं लगता, एसक्यूसी वन सब पे लगता है, चाहे ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो, एसक्यूसी सब पे लगेगा। कौन निभाएगा वो जिम्मेदारी? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर। तो कहता है भैया वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे एंगेजमेंट के लिए, ना कि ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। और जिम्मेदारी किसकी है सर? जिम्मेदारी है सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की, उनके पास अथॉरिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्स इज कॉन्टेम्पलेटिंग द यूज ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है सर। कौन सी कंडीशन पूरी होनी जरूरी है नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए? वाओ, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। आरएमएम लो होगा, है ना, एसएनडी एविडेंस मिल जाएगा कंट्रोल को लेकर, मतलब कंट्रोल मजबूत होगा, आरएमएम लो होगा, ठीक है, पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एक्सपेक्शन का रेट कम होगा। ऑडिटर को ऐसा नहीं लगता कि थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक, मतलब बिलीव थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी रिप्लाई करेगी। तो भैया 4 केस में बन के भेजते हैं। अच्छा, हमेशा कहते हैं यार जो अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्लाई नहीं आया कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेस परसुएसिव है वो। कहता है जो रिस्पॉन्स होगा वो कंपैरेटिवली लेस परसुएसिव होगा पॉजिटिव के मुकाबले, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, केस स्टडी लग रही है। तो कहता है एक्स को ऐसा लगता है सर कि नेगेटिव कंफर्मेशन सेम लेवल ऑफ परसुएसिव एविडेंस देता है। बिल्कुल भी नहीं सर, सेम लेवल नहीं देता भाई, ये लेस परसुएसिव देता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। CAH जो है इसको ऑफर की गई ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है सर। सोशल कॉजेस को लेकर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चला रही हैं, नशा मुक्ति केंद्र। H फेल कर गया एंगेजमेंट लेटर भेजने के लिए, फेल कर गया। इन द एब्सेंस ऑफ लेटर गवर्निंग बॉडी को लगता है कि भाई ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए। डज इट कॉन्स्टिट्यूट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल? बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे 200 कहता है एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा अनलेस अनटिल लॉ के अंदर टर्म्स ना बताई गई हो, वरना एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। कौन भेजेगा भैया? ऑडिटर भेजेगा। किसको भेजेगा? क्लाइंट को। आपने एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजा, मतलब आपने ऐसे ही नहीं माना ऑडिटर ने, क्योंकि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का नॉलेज ही नहीं है आपको। तो कह रहा है कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल? याद करिए ऐसे 200 फंडामेंटल प्रिंसिपल 5 थे। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, याद आ रहा है कुछ? कॉन्फिडेंशियलिटी, ये है भाई प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। आप कंपिटेंट ही नहीं हो, आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड का नॉलेज ही नहीं है। उसमें था ना प्रोफेशनल कंपिटेंस में कि टेक्निकल स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। अब 210 का नॉलेज ही नहीं है आपको, एंगेजमेंट लेटर के बारे में पता ही नहीं है आपको। दूसरी बात, जो वो आपका क्लाइंट कह रहा है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, भाई निकलो पहली फुर्सत में, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होगा, ठीक। तो कहता है सर एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा ना सर, वही लिखा हुआ है कि एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहीं ना कहीं रिटर्न एग्रीमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए। आपने एंगेजमेंट लेटर नहीं दिया, ठीक है, तो 210 का इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि भाई 210 ना मानकर एच ढंग से काम नहीं कर रहा, उसने वायलेशन किया प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए। फिर इन्होंने दोनों पॉइंट लिख दिए, 210 भी लिख दिया और 200 का पॉइंट भी लिख दिया। प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर को समझा भी दिया इन्होंने, प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर को समझा दिया, टेक्निकल स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो वायलेशन किया है सर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर। वेरीफाई कर रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डी एंगेजमेंट पार्टनर है, बीआरएस को लेकर जो मैनेजमेंट तैयार कर रहा है, चेक कर रहा था मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। कंपनी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रही है और चेक इशू करती है आज भी सब्सटेंशियल पेमेंट करने के लिए। आप बताइए, पहला क्वेश्चन दिखा मुझे बीआरएस से, 4 पॉइंट है बीआरएस के, ठीक है।
एक तो सबसे पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है सर, टैली कर लो पासबुक के हिसाब से। मेन अगले 3 पॉइंट है, कह रहा है वो चेक जो 31 मार्च को प्रेजेंट किए थे आपने, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए, ठीक, तो आप चेक करिए सब्सिक्वेंट पीरियड का बैंक स्टेटमेंट, फिर उल्टा वही पॉइंट है कि जो आपने इशू किए थे और वो क्लियर नहीं हुए। अब मैं पूरा समझा नहीं सकता, थ्योरेटिकल है, आप एक बार रीजन देख लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मेरा आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी मटेरियल आइटम अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो भैया अपन बोलेंगे मैनेजमेंट से, भाई तू रिकॉर्ड कर ले भाई। छोटे मोटे खर्चे अगर इंडिविजुअली हैं 50-100 रुपये नेट बैंकिंग की, ये वो मैसेज की फीस, ये वो कार्ड स्वाइप मशीन, ये वो नहीं कर रहा, अगर कंसीडर अकाउंट्स में नहीं ले रहे आप तो बोलेंगे भाई कर, नहीं करेगा मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, ठीक है। समझाने बैठूंगा तो डिस्कशन डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। सीए सुमित को अपॉइंट किया गया ऑडिटर के तौर पे, आप बताइए कौन से मैटर कंसीडर करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। वाओ, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, लाइक्लीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी, फ्रॉड को लेकर, कॉम्प्लेक्सिटी, अमाउंट कितना एक्सपोज है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कितनी एक्सपोज है, फिर कंट्रोल के अपने खुद के 5 पॉइंट हैं, कॉस्ट, ये इंट्रैक्शन ऑफ डेफिशिएंसी, अदर डेफिशिएंसीज, ठीक है ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, जहाँ थोड़ा केस स्टडी आएगा मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। थ्योरेटिकल में भी दिमाग क्या लगाया, वो तो रिवीजन में आपने देखा ही हुआ है। कहता है सर आप ऑडिट कर रहे हैं जीना लिमिटेड की, ई अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है कंपोनेंट की, इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट की, सिरेमिक। अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त उसने देखा कि अंडरस्टैंडिंग लेनी है रैप की, रैप की अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको, ठीक है। रैप को लेकर 4 बातें, एंटिटी का रैप याद करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क, सिग्निफिकेंस, लाइक्लीहुड, एक्शन, ठीक। कहता है सर 72 सबसेक्शन 1 कहता है एक व्यक्ति चार्ट अकाउंटेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ सी एक्ट, वही ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। आप बताइए कौन से लोग डिस्क्वालीफाइड हैं सोसाइटी का ऑडिटर अपॉइंट ना होने के, डिस्क्वालीफाइड है 4 लोग, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर एम्प्लॉय, ऑफिसर एम्प्लॉय का मेंबर एम्प्लॉय, और साथ में जिसने लोन लिया है भैया, या तो गारंटी दी है, कितने की, 1000 रुपए से ऊपर की, ठीक है, 4 लोग डिस्क्वालीफाइड है। चलो यार फाइनली बढ़िया क्वेश्चन आया एक, नेशनल बैंक ने क्रेडिट फैसिलिटीज दी है 25 लाख रुपए की, नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर अभी पूरा पढ़ते हैं, 25 लाख रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है, चेक करना चाहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, ड्राइंग पावर 25 लाख की है, एसेट क्लासिफिकेशन, आइए पढ़ते हैं जरा। कभी भी बैलेंस 25 लाख से ऊपर गया है क्या? नहीं। याद है सीसी को आउट ऑफ ऑर्डर कब मानेंगे? तो पहली कंडीशन क्या थी, अगर बैलेंस ही एक्सीड कर गया तो पहली कंडीशन तो फेल कर गई, बैलेंस हमेशा 25 लाख से कम ही है। दूसरी कंडीशन थी 90 दिन चले गए, आपने 1 रुपए जमा नहीं किया। पिछला पैसा जमा कब किया था? 1 लाख रुपए 31/12 को, ओ जनवरी में 1 रुपए जमा नहीं किया, फेब में 1 रुपए जमा नहीं किया, मार्च में 1 रुपए जमा नहीं किया, जनवरी के 31 दिन, फेब के 29 दिन, लीप ईयर है ना, मार्च के 31 दिन, ये तो हो गया भैया 31 और ये हो गया आपका 60, तो 91 डेज हो गया। तो भैया 1 रुपए जमा नहीं किया, 90 डेज तक 1 रुपए जमा नहीं किया, आउट ऑफ ऑर्डर मान लेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक। कहता है 31/12 को इसे स्टैंडर्ड एसेट माना गया बुक्स में, ठीक है। देखो जी ऐसा है, आप बताइए एसेट क्लासिफिकेशन क्या होगा। देखो भाई आउट ऑफ ऑर्डर है, 1 साल तक मानते हैं सब स्टैंडर्ड, फिर उसका आपको पता है डाउटफुल और लॉस, 1 साल तक सब स्टैंडर्ड ही मानेंगे। एनपीए बन गया, एनपीए बनने के 1 साल के बाद, तो इन्होंने पहले पूरा पॉइंट लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, आउट ऑफ ऑर्डर कब मानेंगे पूरा कहानी लिख दी, फिर लिख रहा है भैया लिमिट से तो ड्राइंग पार्ट से तो कम है, बट 90 दिन तक 1 रुपए जमा नहीं किया, इसीलिए आउट ऑफ ऑर्डर बन जाएगा, एनपीए मान लेंगे। 1 साल तक मानेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, 12 महीने तक, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आप बताइए कुछ एग्जाम्पल कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के जहां से आरपीटी का पता चलेगा। अच्छा इजी क्वेश्चन, इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दिया है ना, रिटर्न वगैरह फाइल किया होगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस वगैरह फाइल किया होगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है, रजिस्टर्स शेयर होल्डर के, इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं। 550, 550, ठीक। संजना को ऐसा लगता है कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं प्रोग्राम के, वो हटा सकते हैं कुछ स्टेप लेकर, है क्या डिसएडवांटेज? हाँ जी 4 डिसएडवांटेज है। मैकेनिकल अप्रोच है, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है, इनएफिशिएंट असिस्टेंट जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए शेल्टर का काम करेगा, और कहीं ना कहीं इनिशिएटिव किल करेगा।
कह रहा है सर ये सारे डिसएडवांटेज एलिमिनेट कर सकते हैं अगर सुपरविजन करते हैं आप काम का, और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको असिस्टेंट को ओपन माइंड का रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली काम करें। एक पॉइंट भी, एक टॉपिक भी आप पढ़ते हैं, असिस्टेंट्स मस्ट बी इनकरेज टू बी ऑफ ओपन माइंड। तो ओपन माइंड का होंगे तो ढंग से काम करेंगे उस केस में। बोर्ड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंटिटी है, पीपी है उसकी। ऑडिटर जो है चेक करना चाहता है पीपी का वैल्यूएशन ढंग से हुआ है क्या। ठीक है सर, तो वैल्यूएशन के पॉइंट 3 पॉइंट आएंगे। पहली पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है क्या सारे पीपी में, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिसिएशन का मेथड आप देखिए क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, और क्या वो इम्पेयरमेंट असेसमेंट कर रही है एंटिटी AS 28 के अंदर, वही 3 पॉइंट। चलो जी, पहली एमटीपी समाप्त हो गई है जुलाई 24 के। अब आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए, अगली एमटीपी करते हैं। अगली एमटीपी भैया अगस्त 24 की कहानी। आइए शुरू करते हैं। अगस्त 24 क्या कहती है? कहता है भाई CD प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कर रही है शेयर्स इन ब्लू चिप कंपनीज के। एडिशनली टेम्पररी जमा किया है पैसा फिक्स डिपॉजिट में, डिविडेंड है 180, TDS काट लिया 20 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए डिविडेंड मिला है। ठीक है, 270 का इंटरेस्ट है जिसमें कि 30 लाख रुपए TDS कटा, मतलब 3 लाख ये हो गया ग्रॉस। बैंक में क्रेडिट हुआ TDS काट के। कुछ और गेन था 5 लाख रुपए का, टोटल हो गया 10 लाख रुपए। कंपनी ने ना इनकम को दिखाया अदर इनकम में, और इनकम दिखाई 9.5 लाख रुपए। अरे भैया इनकम तो 10 दिखाओ ना, TDS वाले को इनकम क्यों नहीं दिखाओगे आप? 10 दिखाना पड़ेगा। मिस स्टेटमेंट है सर, आप बताइए क्या ये मिस स्टेटमेंट है? यस, आप मिस स्टेटमेंट के और भी एग्जाम्पल दो। याद करिए आपने 2 चीजें पढ़ी थी, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन, मिस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल। मिस स्टेटमेंट याद है ना? अगर फर्क है जो आप रिपोर्ट कर रहे हो और जो रिपोर्ट करना चाहिए एज पर दैट, और दोनों में डिफरेंस है, मिस स्टेटमेंट है। कह रहा है सर आपको दिखाना चाहिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, हो गया 10 लाख रुपए होना चाहिए अदर इनकम में, 10 लाख। आपने दिखाया 9.5 लाख रुपए, मिस स्टेटमेंट तो भाई आपने दिखाया है 9.5 लाख रुपए, तो मिस स्टेटमेंट तो भाई। ठीक, फिर एग्जाम्पल लिखे मेरे स्टेटमेंट के, वही एग्जाम्पल जो आपने पढ़े होंगे, लिखे हुए बुक में आपके, है ना। कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम को, ठीक है, डिस्क्लोजर में डिफरेंस है, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट में जानबूझ के फेक एक्सपेंसेस हैं, रिसीवर्स को ओवर स्टेट कर दिया, इन्वेंट्री को ओवर स्टेट अंडर स्टेट कर दिया, सिंपल है। अगला कहता है ये आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं सैंपल निकालने के लिए, विंडो ओपन कर रही है, CAZ इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है सॉफ्टवेयर में, सैम्पलिंग इंटरवल पता नहीं है, नंबर ऑफ आइटम रिकॉर्ड टू बी सिलेक्टेड 100 है जो आपको चेक करने हैं, स्टार्टिंग नंबर, रिकॉर्डिंग नंबर टू सेलेक्ट 1, एंडिंग 1000, फाइल नेम सेल्स। ठीक, कह रहा है कौन सा मेथड सही रहेगा आप बताइए। देखो भाई बड़ी सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 1000 है, सैम्पलिंग इंटरवल दे दो भाई, आपको 100 इनवॉइस चेक करने हैं ना 1000 में से, सैम्पलिंग इंटरवल निकाल दो। अगर 1000 में से 100 इनवॉइस चेक करने हैं तो 10th आ जाएगा सैम्पलिंग इंटरवल, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ जाएगा ना। ये हर 10वां इनवॉइस चेक कर लीजिए आप, हर 10th इनवॉइस चेक कर लीजिए, हर 10th इनवॉइस। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोल लो, इंटरवल सैम्पलिंग बोल लो, एक ही बात है। ठीक, कह रहा है भाई डिवाइड कर दिया, 10 आ गया, इंटरवल हर 10वां इनवॉइस चेक कर लो। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, हमेशा कहता हूँ जब भी आप सैम्पलिंग करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग मत करना कि प्रेडिक्शन हो जाए, पता लग जाए कि उसको 10वां इनवॉइस ही चेक करते हो आप, ये पता नहीं लगना चाहिए। पर्टिकुलर पैटर्न है, अगर पर्टिकुलर पैटर्न है तो फिर पैटर्न दो तीन सैम्पलिंग इंटरवल रख सकते हो। ठीक, दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है, वो कहता है सर मैं ना शुरू के 200 सेल्स इनवॉइस चेक करूंगा, शुरू के 200, अब 200 ही पूरे चेक करने हैं तो ब्लॉक बना लो इसके। तो कह रहा है अगर कह रहा है भैया मुझे 200 ही इनवॉइस चेक करने हैं तो ब्लॉक सैम्पलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक 200 याद करिए ब्लॉक सैम्पलिंग कब करते हैं, कंटिन्यूस आइटम होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं हर 5वां हर 10वां, लगातार 200 चेक करने हैं तो 200 के ब्लॉक बना लो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऊपर वाले सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नीचे में ब्लॉक। अगर भाई समझा नहीं ना सैम्पलिंग को, ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। कहता है ट्रुथफुल प्रोडक्ट जो है वो स्टेशनरी आइटम में एंगेज है, 23-24 में ह्यूज प्रॉफिट हो, ह्यूज आग लगी सर स्टोरेज लोकेशन में, लॉस हुआ 5 करोड़ का, ऑपरेशन बैडली इफेक्ट हुआ है सर।
इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया सर, कोई चेंज नहीं आया नेचर ऑफ बिजनेस में। एक बात बताओ जरा मुझे, आपका 5 करोड़ की इन्वेंट्री चल गई, आपके ऑपरेशन बैडली अफेक्ट हो गए, इंश्योरेंस क्लेम भी आपका रिजेक्ट हो गया, ले भाई साहब, ठीक है जी। तो इसके बाद एक बार देखें जरा, रेवेन्यू था 80 करोड़, ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट 6 करोड़। ये एक बात बताओ यार, 22-23 सब कुछ ठीक था तो 80 करोड़ का रेवेन्यू था, 6 करोड़ का प्रॉफिट था, 23-24 में 100 करोड़ हो गया और ये 10 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब इन्वेंट्री आपकी जल गई, क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया, बिजनेस आपका 2 महीने तक अफेक्टेड था, फिर भी आपका रेवेन्यू बढ़ गया, फिर भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, वाह। कहता है ऑडिटर, आप पिछले 3 सालों से आपने बोला भैया मैं तो सेम टीओडी ही परफॉर्म करूंगा जो पहले परफॉर्म कर रहा था। सर ऑडिटर ना अलर्ट नहीं है यहाँ पे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लैक कर रहा है ऐसे 200। याद करिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किस लिए मेंटेन करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट assumptions, बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग द ट्रांजैक्शंस। सर आप इनएप्रोप्रिएट assumption फॉर्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है पहले भी ठीक था तो आज भी ठीक होगा, ओवर जनरलाइजेशन कर रहा है बेसिकली ऑडिटर। पीएस लैक कर रहा है सर, ऑडिटर की गलती है, सेम टीओडी परफॉर्म नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव की सर आग लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप कैसे बढ़ सकता है रेवेन्यू, ठीक है। कहता है मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट जरूरी है सर, रिस्क रिड्यूस करने के लिए, ओवरलुकिंग द अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस एंड यूजिंग द इनएप्रोप्रिएट assumptions, और एंटी डिजाइन करने के लिए, ठीक। कह रहा है ये सब यहाँ पे वो लिख दिया आपका लैक कर रहा है पीएस, इस आपने सेम टीओडी परफॉर्म किया सर, कहीं ना कहीं दिक्कत है। कह रहा है आपको देखना चाहिए सर, सब्सटेंटिव सैप भी परफॉर्म करना चाहिए, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया सर, इस केस में सही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है सर, अगर आप चीज़ें चेंज, ऑब्वियस सी बात है, पुराने साल के जो प्रोसीजर्स थे टीओडी अब आप चेंज करोगे तो स्ट्रेटजी भी चेंज करना पड़ेगा, प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, वही पॉइंट इन्होंने लिखा है। तो कहता है सर इस केस में स्ट्रेटजी भी डॉक्यूमेंट करिए, प्लान भी, और सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें एक प्रैक्टिशनर एक कॉन्फ्यूजन फॉर्म करेगा ताकि डिग्री इनहेंस कर सके यूजर्स की अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। आप बताइए 3 एग्जाम्पल एश्योरेंस एंगेजमेंट के। ऑडिट, रिव्यू प्रोस्पेक्टिव को लेकर, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर जहां रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि क्या फाइनेंशियल फ्री है एमएम से, रिव्यू के अंदर लोअर एश्योरेंस मिलेगा, प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करने हैं। प्रोस्पेक्टिव में आपको पता है प्रैक्टिशनर आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव को लेकर यहाँ कोई ओपिनियन होगी ही नहीं सर, ठीक है, ये असम्पशन के बेसिस पे फॉर्म करेंगे, ठीक है। मॉडरेट एश्योरेंस मिलता है, वहाँ मिलता है रीजनेबल, ऑडिट में रिव्यू मिलता है लिमिटेड, और यहाँ मिलता है मॉडरेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्योर सर्विसेज लिटिगेशन में है, कुछ लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहा है इंडस्ट्री रेगुलेटर, मैटर हाई कोर्ट में है। आप बताइए फ्यूचर आउटकम को लेकर ऑडिटर ने डिसाइड किया ईओएम ऐड करने के लिए। आप बताओ सर ईओएम ऐड करते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सेपरेट पैराग्राफ आएगा, सेपरेट सेक्शन ईओएम के अंदर, उस मैटर को क्लियरली एम्फसाइज करिए, लिखिए कि सर ईओएम ऐड करने से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होगी। तो कह रहा है सर इंक्लूड करिए सेपरेट सेक्शन में, हेडिंग दीजिए। इंस्टीट्यूट ने ना, अच्छा हाँ पहले पढ़ लेते, रेफरेंस दो, उस मैटर को एम्फसाइज करो और क्लियरली लिखो भैया कि रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं है, रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड। तो ये तो आ गए आपके 3 पॉइंट, कैसे बताना है, ठीक है। तो फिर कह रहा है 2 एग्जाम्पल दो जहां ऑडिटर ईओएम इंक्लूड करेगा। 5 एग्जाम्पल है, 4-5 याद करिए। अनसर्टेनिटी फ्यूचर आउटकम को लेकर, सब्सिक्वेंट इवेंट, मेजर कैटास्ट्रोफ, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, सिंपल है। ऑडिटर जो है मटेरियलिटी डिसाइड कर रहा है सर, प्लानिंग के दौरान मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, तो कहीं ना कहीं यूजर्स के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। एजम्पशन कौन से फॉर्म करेंगे यूजर्स को लेकर सर? 4 एजम्पशंस हैं। पहली बात, यूजर को रीजनेबल नॉलेज है सर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। यूजर ये बात जानता है कि फाइनेंशियल को बनाया जाएगा विद रिगार्ड टू द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। यूजर कैन रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज एंड विल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, रीजनेबल डिसीजन लेगा। 4 एजम्पशन से क्वेश्चन आया भी था कुछ टाइम पहले एग्जाम में भी। कह रहा है स्टार ऑडिट के दौरान नेशनलाइज बैंक में अमरीश जो है वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, उसने वेरीफाई किया है सैंपल को बोरोड अकाउंट्स के और कुछ गलत नहीं मिला उसे। बैंकिंग एनवायरनमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो ब्रांच ऑडिटर को मिल सकते हैं। आप बताइए कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस? याद करिए, एक बड़ा क्वेश्चन था प्रोसेस का, 18 स्टेप थे इसमें। 18वां स्टेप क्या था? रिपोर्ट्स पढ़ो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से मिलेगा? रिपोर्ट से मिलेगा। तो रिपोर्ट दी हुई है सर।
प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट है ना, आरबीआई की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, बैंक के इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिटर की रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की रिपोर्ट, कोई और रिपोर्ट, मैनेजर की हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, जब चेंज होता है मैनेजर, नया मैनेजर आता है ब्रांच में तब, ठीक है। कहता है सर ऑडिट करते हुए एलएलपी एग्रीमेंट आप चेक करना चाहते हैं, आप बताइए एलएलपी एग्रीमेंट में क्या आएगा। मैं तो कहता हूँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सेम कंटेंट दिया जाता है उस केस में। दो क्वेश्चन पूछे हैं सर, पहला एलएलपी एग्रीमेंट में क्या आएगा और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 है अगर आपको याद हो एलएलपी के अंदर, क्या रिकॉर्ड्स जो बताए गए क्या वो करेक्ट और रिलायबल है, क्या सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई और क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए आपके काम पे, ये तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये तो आपको बताइए यार, नेचर ऑफ बिजनेस है ना, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, ड्यूरेशन, ड्राइंग, सैलरी कमीशन, बोरिंग पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज, पीएसआर, सब लिखा होगा उसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, आप बताइए आप ऑडिटर हैं रॉक लिमिटेड के, असेंबलिंग कर ऑडिट फाइल की कौन से सर्कमस्टांसेस में डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर सकते हैं आप असेंबलिंग के टाइम पे। असेंबलिंग के टाइम पे 4 टाइप के चेंज चलेंगे, याद करो। पहला डिलीटिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग द पेपर्स, कंप्लीशन चेकलिस्ट, साथ में कोई भी एंगेजमेंट टीम डिस्कशन हुआ है अगर ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले उसे डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। चलिए अगला है 230 वाला क्वेश्चन है, सिंपल। जे को अपॉइंट किया ऑडिटर के तौर पे, ऑडिट के दौरान ट्रेड रिसीवेबल है 50 करोड़ के, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो एसेंडी एविडेंस लेना चाहता है कि भैया ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन ढंग से हुआ है क्या, तो भैया वैल्यूएशन वाले पॉइंट डाल दो सारे के सारे डेटर के। क्या पॉइंट्स आएंगे भाई, प्रोसेस क्या है टू आइडेंटिफाई डाउटफुल डेट, आपको देखिए डाउटफुल डेट है क्या है, तो प्रोविजन बनाया गया है क्या, प्रोविजन बनाया गया तो रीजनेबल है क्या, प्रोविजन नहीं बनाया गया तो पूछो क्यों नहीं बनाया। आप डेटर्स अंडर लिटिगेशन की लिस्ट मांग लो, उस लिस्ट को पिछले साल से कंपेयर करो, बैड डेट को राइट ऑफ किया गया तो ऑथराइजेशन चेक करिए। 7-8 पॉइंट बनते हैं यार। प्रोसेस क्या है ना, एजिंग रिपोर्ट वाला पॉइंट भी आ सकता है, लिस्ट ऑफ रिटर्न लिटिगेशन है ना, डाउटफुल डेट है नहीं बनाया गया तो पूछो, प्रोविजन बनाया गया तो रेट रीजनेबल है क्या, बैड डेट को राइट ऑफ किया गया तो ऑथराइजेशन, ठीक है, अप्रूव्ड। चलिए प्लानिंग के दौरान एनटी ऑफ रैप परफॉर्म किया आपने, ठीक है, एनटी की प्लानिंग की है, ठीक है। रिस्क जो ऑडिटर ने एसेस किए हैं, ठीक है, कह रहा है इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। पूछ कुछ रहा है ऊपर, नीचे कुछ और पूछ रहा है, कैसा कौन से मैटर रिस्क में नहीं आएंगे, दो ऑडिटर्स में 2 बातें नहीं आएंगी। पहली बात ऑडिटर के बिजनेस का रिस्क, याद करिए, एडवर्स पब्लिसिटी, ठीक, लॉस ऑफ लिटिगेशन। दूसरा फाइनेंशियल आर नॉट मिसस्टेटेड, नॉट मिसस्टेटेड, ऑडिटर कह रहा है एक गलत ओपिनियन दे रहा है, उल्टे केस में नहीं आएगा व्हेन दे आर नॉट। 2 केस में रिस्क नहीं है। आगे कुछ और पूछा है क्या, कह रहा है कि ये जो एंगेजमेंट टीम का मेंबर है वो मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क को कह रहा है प्लानिंग स्टेज पे। भैया दोनों ही मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क को, ये तीनों स्टेज पे चलेंगे, तीनों मतलब प्लानिंग में भी, परफॉर्मेंस में भी, कंक्लूजन में भी। कहता है सर ध्यान रखिए जो मटेरियलिटी है वो प्लानिंग, परफॉर्मेंस और इवेल्युएटिंग मतलब कंक्लूजन जब रिपोर्ट बनाएंगे तब भी लगेगा, तो इसलिए के का जो पॉइंट ऑफ व्यू है करेक्ट नहीं है। प्लानिंग करते वक्त लिस्टेड कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बताइए 300 के अंदर, और प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन कैसे यूजफुल होगा। देखो ये एक बात बड़ी क्लियर है, अगर 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 हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो भैया डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा 300 के अंदर, 3 बातें। सबसे पहले 3 बातें में पहला आएगा स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंटेशन करिए, इसमें की डिसीजंस का पता लग जाएगा आपको। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन करिए एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप। तीसरा अगर कोई चेंज हुआ है भाई तो चेंज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करिए। तो 3 डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, याद करिए, ये 300 के अंदर ही मिलता है आपको, ऐसे 300 के अंदर ही, कि प्लानिंग को लेकर डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे। कह रहा है 143 लॉ वाला आ गया। 143 के अंदर ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चाहता है, ऑफिसर से इंक्वायरी कर सकता है। 6 तरह की इंक्वायरी कर सकते हो सर। पहली, क्या नॉन एडवांस सिक्योर्ड है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, नॉट प्रेजुडिशियल। क्या बुक एंट्री वाला ट्रांजैक्शन कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। क्या इन्वेस्टमेंट को आपने परचेज प्राइस से कम दाम में बेचा है। क्या लोन को आपने डिपॉजिट दिखाया है। क्या पर्सनल को रेवेन्यू में चार्ज किया गया, और अगर शेयर्स कैश में अलॉट किया तो कैश एक्चुअली में मिला है क्या। ठीक। वीर एंड एसोसिएट्स वेरीफाई करना चाहता है ट्रेड पेबल और लायबिलिटी बैलेंसेस, ठीक है। कौन सा असर्शन चेक करेंगे आप इस केस में। देखो भैया, आप चेक करना चाहते हो ट्रेड पेबल और लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
कौन सा असर्शन चेक करेंगे, क्या फॉलो करेंगे सर? कंप्लीटनेस, कि सारे ट्रेड पेबल इंक्लूड कर लिए गए कि नहीं। और कंप्लीटनेस आपको पता है 3-4 पॉइंट है। एक तो यार बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कंप्लीटनेस डेटर की चेक करो, क्रेडिटर की, सेल परचेज कोई भी चेक करो, कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दूसरा, इनवॉइस से आप सैम्पलिंग बेसिस पे टैली कर लो, गेट पे रजिस्टर पे एंट्री है वो चेक कर लो, सब्सिक्वेंट वाउचर चेक कर लीजिए, एजिंग रिपोर्ट चेक कर लीजिए, और टीडीएस जीएसटी वाला पॉइंट याद करें, रेट क्या चल रहा है उससे क्रॉस टैली कर सकते हैं, पीएफ और ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सर आप बताइए, ऑडिटर हैं आप, सैप परफॉर्म करना चाहते हैं 520 के अंदर। सबसे पहले आप चेक करना चाहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल। सही है क्या? याद करिए, सैप तब यूजफुल होगा व्हेन ट्रांजैक्शंस आर प्रेडिक्टेबल। सर अगर कॉस्ट ऑफ सेल से सेल देखेंगे तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप, पिछले साल का ट्रेंड भी देखकर कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल है सर। राइट्स को लेकर सैप परफॉर्म करना चाहते हैं, याद करिए असर्शन वाइज। अगर आप कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं, है ना, या वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं, सैप परफॉर्म कर रहे हैं, सैप इज मोर यूजफुल फॉर सर्टेन असर्शंस, जैसे कि कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर राइट्स ऑब्लिगेशन के लिए सैप इज लेस यूजफुल। तो राइट्स के लिए यहाँ सैप परफॉर्म मत करो सर। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है उन्होंने इंस्टीट्यूट ने। सैप ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा जब प्रेडिक्टेबल होंगे, ठीक है। अगर आप चेक कर रहे हैं सेल कॉस्ट ऑफ सेल, तो सर ये अप्रोच अप्रोप्रिएट है, ठीक है। सैप असर्शन से भी अफेक्ट होता है, सैप ज़्यादा इफेक्टिव होगा कुछ असर्शंस को लेकर, कुछ को लेकर कम होगा सर। तो कह रहे हैं सैप परफॉर्म करना है राइट्स को लेकर, सर ये लेस इफेक्टिव होगा, लेस इफेक्टिव, ठीक। वायु को आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है प्रिज्म लिमिटेड का, वो चेक करना चाहता है पीपी का वैल्यूएशन ढंग से हुआ है कि नहीं, ठीक है। प्रिज्म लिमिटेड के पास ओनरशिप राइट है या नहीं। अब देखो पीपी को लेकर ना 2 पॉइंट पूछ लिए उन्होंने। पहला पॉइंट क्या पूछा? पहला पॉइंट पूछा भैया वैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहे? दूसरा पॉइंट पूछ रहे हैं राइट्स। तो आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे पीपी के। अच्छा, एक पॉइंट तो आपने अभी पढ़ा है पीपी के वैल्यूएशन को लेकर, एक पॉइंट कौन सा पढ़ा है? एक पॉइंट आपने पढ़ा है वैल्यूएशन वाला, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है क्या, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, मेथड डेप्रिसिएशन, साथ में क्या इम्पेयरमेंट असेसमेंट किया गया है 28 के अंदर, तो ये तो आ गया वैल्यूएशन वाला। अब राइट्स को लेकर वही आपको चेक करना पड़ेगा, अगर मूवेबल है तो इनवॉइस होना चाहिए क्लाइंट के नाम पे, अगर इमूवेबल है टाइटल डीड क्लाइंट के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सब कुछ टाइटल डीड वगैरह, ठीक है। सिक्योरिटी के तौर पे आपने रखा है क्या, टाइटल डीड अगर लैंडर के पास है, बैंक एफआई के पास, तो उससे कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा दोनों पॉइंट। कहता है टीपी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिट कर रहे हैं केएसआर लिमिटेड पिछले 4 साल से। केएसआर ने डाइवर्सिफाई किया, नया बिजनेस, नए एरियाज चालू किए हैं। सीनियर मेंबर जो कह रहा है स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो पिछले सालों का है वही आपने बना के दे दिया असिस्टेंट को, भाई तू ऑडिट कर ले। देखो भैया 2 बातें हैं, अगर आपको पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ेगा ऑडिट प्रोग्राम का, अगर बिजनेस चेंज किया है तब भी वही प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, गलत है। लेकिन असिस्टेंट को तो आपने वही प्रोग्राम दे दिया, तो कहता है असिस्टेंट शुड बी ओपन माइंड। स्टैंडर्ड प्रोग्राम कुछ मिनिमम काम है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो आपको लगता है यार जरूरी नहीं है तो परफॉर्म मत करो, ड्रॉप कर लो। कुछ लगता है लिखा ही नहीं है, परफॉर्म करना चाहिए, तो सर फिर ऐड कर लो। और कुछ भी हो सर आप बात करिए अपने टीम मेंबर से, सीनियर टीम मेंबर से बात करिए। तो वही ओपन माइंड वाले 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। चलिए अगला क्या बोलता है, कह रहा है 560 के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट से पहले आपको पता चला फैक्ट नोन टू द ऑडिटर, वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। आप बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर जब आप फाइनेंशियल अवेलेबल कराओगे थर्ड पार्टीज को, ठीक है। आप बताइए कैन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इट बी लेटर देन द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिट रिपोर्ट? यस, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डेट द विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। अरे याद करो ना, लॉ के अंदर क्या पढ़ते थे 137 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जाता है भैया ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। जब ऑडिट होगी तब तो ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, तो जब इशू करेंगे फाइनेंशियल को साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी ना, तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद की ही तो डेट होगी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। बिल्कुल ठीक लिखा है। कह रहा है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होते हैं, फाइल होते हैं ऑडिट के बाद, ऑडिटेड फाइनेंशियल बिना ऑडिट के थोड़ी इशू हो जाएंगे। तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेटर डेट भी हो सकती है, ठीक।
कहता है सर एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्यूएसटी लिमिटेड का अपॉइंट किया गया है, 5 साल का टर्म है इसका, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए ऑडिट फाइल की असेंबलिंग कर रहे हैं। 6 महीने के बाद ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद उसे कॉल आया सीएफओ से कि भैया ऑडिट फाइल शेयर कर दो। अरे सर आपकी प्रॉपर्टी है, वर्किंग पेपर्स आपकी प्रॉपर्टी है, क्या मैंडेटरी ऑडिटर्स के लिए शेयर करना? नो। अपने मन से शेयर करना वाले तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉ कुछ नहीं बोलेगा तो वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, इसलिए यू आर नॉट बाउंड टू शेयर इट। हाँ, अपने डिसीजन से आपको शेयर करना हो तो कर सकते हैं, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भैया ये दोनों एमटीपीज हो गई समाप्त। जुलाई 24 डन, अगस्त 24 डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी, बात कर लेते हैं भैया आरटीपी सितंबर 24 की क्या कहती है कहानी आरटीपी। आइए देखते हैं जरा एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कृति। फर्स्ट क्वेश्चन, कृति सी स्टूडेंट है, आर्टिकल के तौर पर ज्वाइन किया है, ऑडिट एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट है और वो समझते हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट इज द ओनली काइंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। कितनी बार पूछोगे भाई, एश्योरेंस एंगेजमेंट जहां प्रैक्टिशनर रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट देगा, उसकी सौम्या उसकी फ्रेंड ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट तक सीमित नहीं है। सौम्या को लगता है एश्योरेंस एंगेजमेंट में अदर देन हिस्टोरिकल भी आता है, बिल्कुल ठीक बात है सर। ऑडिट भी होता है, रिव्यू भी होता है, प्रोस्पेक्टिव को लेकर भी होता है। जो ऑडिट और रिव्यू होता है वो तो होता है एचएफआई हिस्टोरिकल को लेकर, लेकिन जो आपका एश्योरेंस होगा बेसिकली वो होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेकर। सौम्या बिल्कुल ठीक बोल रही है, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। अगला पूछ रहा है जी, एन जो इंगेजमेंट पार्टनर है एलपीएस का, प्लानिंग कर रहा है ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के तौर पे, ही वांट टू इंश्योर दैट कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। ओके, समझ गया भाई। इंडिपेंडेंस का पॉइंट पूछा है भाई, याद करिए इंडिपेंडेंस का पॉइंट 300 के अंदर भी आता है एक जगह पे, है ना। 3 बातें लिखी होती है इंडिपेंडेंस को लेकर। पहली बात आप देखोगे क्या 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 सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं क्या। आप देखिए कि क्या कोई ब्रीचेस वगैरह है वो आपको देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप, और अगर थ्रेट है तो थ्रेट को एलिमिनेट करो या रिड्यूस करो एक्सेप्टेबल लेवल तक। अगर लग रहा है थ्रेट खत्म नहीं कर सकते तो फिर विड्रॉ कर जाओ आप। तो वही पॉइंट हर जगह रिपीटेड था, 300 के अंदर भी ये डिस्कशन था। फिर आपसे पूछ रहा है सर कंपनी आजकल डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है, ऑडिटर भी डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगा, टूल टेक्निक ऑडिटर भी इस्तेमाल करेगा, CAAT कहते हैं उसे। तो कौन से इस्तेमाल करेगा, कौन से एरियाज में? रफी जी भी कार चलाते हैं। अरे बड़े सिंपल 7 पॉइंट आपको पता है। डेटा कंप्लीटनेस चेक करिए, ठीक है, फिर वहां से सैंपल निकालिए, रिकम्प्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस, जर्नल एंट्रीज, है ना, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अगला पॉइंट था, और इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल एफिशिएंसी। कहता है क्वालिटी प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बाइसिकल्स की, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के तौर पे इसने रॉ मटेरियल भेजे बिजनेस एंटिटीज को, फिनिश प्रोडक्ट प्रोक्यूर किए, ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी है बिजनेस एंटिटीज के पास। ऑडिटर के तौर पे आप कैसे एविडेंस दोगे जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है? आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री पड़ी है थर्ड पार्टी के पास, क्या करोगे सर? 2 काम करने, मेनली 501 लगेगा इसमें, डिफरेंस भी दिया उन्होंने 501 का, कि भैया सबसे पहले तो कंफर्मेशन ले लो थर्ड पार्टी से क्वांटिटी और कंडीशन को लेकर, और अगर हो सके तो इंस्पेक्शन करो वहां जाके। और भी कुछ काम कर सकते हैं सर, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं उस इन्वेंट्री को लेकर, कंफर्मेशन ले सकते हैं उससे, अटेंड कर सकते हैं, दूसरे ऑडिटर को भेजेंगे अटेंड करने के लिए, या तो दूसरे ऑडिटर को या सर्विस ऑडिटर को बोलेंगे भैया चेक कर लो फिजिकली इन्वेंट्री काउंटिंग को लेकर और इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो। सीधा 501 की बातें लिख दी उन्होंने। फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म बोरिंग को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। कंपनी ने डिवेंचर भी इशू किए 1000 मेंबर को फंड रेज करने के लिए। कंपनी पैसा रेज कर रही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के तौर पर इसे रिफ्लेक्ट कर रही है। ऑडिटर के तौर पे आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि सारे के सारे जो बोरोइंग्स हैं दे रिप्रेजेंट अ वैलिड क्लेम, वो सही में वैलिड क्लेम है, कहीं ना एग्जिस्टेंस चेक करने की बात हो रही है। तो ये क्या क्या चेक करेंगे एग्जिस्टेंस में आप बोरोइंग को लेकर? सर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे चेक करना है बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के, अगर आपने लोन लिया है तो लोन एग्रीमेंट चेक करिए, बिल्कुल सेम पॉइंट है। कंफर्मेशन लो 505 करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। साथ में डिवेंचर केस में ट्रस्ट डीड चेक कर लो, लोन के केस में लोन एग्रीमेंट चेक करते हैं, WR ले लो कि वैलिड क्लेम है, ठीक है यार। एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट लिखना है आपको बोरिंग के। कह रहा है सर आप बताइए सिग्निफिकेंट मैटर कब मानेंगे? जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के 230 के अंदर 5 केस में आप मानते हैं मैटर सिग्निफिकेंट है। जब सिग्निफिकेंट रिस्क होगा तब, जब आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल कैन बी मिसस्टेटेड, या तीसरा जब रैप को रिवाइज करना पड़ेगा तब, प्रीवियस असेसमेंट जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा ऑडिटर को, रैप मस्ट बी रिवाइज्ड।
जहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है प्रोसीजर लगाने में, और फाइंडिंग्स जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ईओएम ऐड करना पड़ेगा या मॉडिफाई करनी पड़ेगी तब। तो 5 केस में जो मैटर है उसे मानते हैं सिग्निफिकेंट मैटर। फिर कहता है ये मनोज ऑडिटर है, उसने ऑडिट कंप्लीट किया, अपनी रिपोर्ट दे रहा है 30 जून को, रिपोर्ट साइन करने से पहले WR लिया 29 जून को। देखो जी, WR एक तरह का ना एविडेंस है, तो WR हमेशा 31 मार्च के बाद लीजिए, रिपोर्ट डेट के आसपास, लेकिन रिपोर्ट डेट से पहले। तो 30 तारीख को रिपोर्ट डेट है आपकी, WR ले लो एक दिन पहले, ठीक है ना सर, रिपोर्ट डेट से पहले लेना चाहिए। तो कह रहा है WR एविडेंस है सर, तो WR कभी भी रिपोर्ट डेट के बाद नहीं होगा, रिपोर्ट डेट से पहले लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कहता है सर यहाँ पे जो WR आपने लिया है वो सही से लिया है, क्योंकि आपने WR लिया 29 तारीख को और रिपोर्ट है 30 जून को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपोर्ट डेट के आसपास होनी चाहिए, रिपोर्ट डेट के बाद नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट डेट से पहले आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 580 कहता है सर ऑडिट करते हुए वाई ने नोटिस किया कि एक की मार्केट जा चुका है, कॉम्पिटिटर्स भी आ चुके हैं, बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। वाई ने देखा कि गोइंग कंसर्न बेसिस जो है वो अप्रोप्रिएट है, कंपनी ने मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज भी किया है। अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अपने को, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी और डिस्क्लोज किया है तो अपन देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। फिर अपने को 2 बातें ध्यान रखनी, सेपरेट सेक्शन देना पड़ेगा, याद करो रिपोर्ट के अंदर हेडिंग क्या देंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी, उसमें अपन अटेंशन ड्रॉ करेंगे ताकि बता सकें भैया कि हाँ अनसर्टेनिटी है, और क्योंकि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है इसीलिए हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड। ये तो थ्योरेटिकल यार, स्टैट ड्यू, डिस्प्यूटेड नॉन डिस्प्यूटेड, ट्रांजैक्शन विद आरपीटी में 2 बातें चेक करनी है, 188 177 कंप्लायंस और यस के साथ में डिस्क्लोजर। ठीक है, थ्योरेटिकल है, दिमाग नहीं लगाते इसमें। कहता है सर आप बताइए 77 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट करवा सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगी। आप बताइए किन हालातों में स्पेशल ऑडिट करवाएगी, 3 हालातों में, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल नहीं मानोगे तब। ठीक, इस तरीके से बिजनेस करोगे विच इज इंजूरियस टू द ट्रेड, और तीसरा इंडेंजर्ड इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी खतरे में है सर, सॉल्वेंसी खतरे में मतलब इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। तो पहला है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल नहीं मानोगे तब, नॉट बीइंग मैनेज्ड, ठीक है, लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी टू द बिजनेस और ट्रेड, और फाइनेंशियल पोजीशन कैन इंडेंजर इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी। ठीक, कहता है सर ये आप पूछता है यार, ये निकाल दो भैया ड्राइंग पर फटाफट से, 60,000 का स्टॉक है, माइनस कर दो, क्रेडिटर दिख रहा है, क्रेडिटर दिख रहा है 10,000 का, 50,000 हो गया, मार्जिन कितना है, मार्जिन है 30%, 30% मार्जिन निकाल दिया तो बच गया ये 35,000 रुपये। दूसरी तरफ डेटर है 55 का, कह रहा है 15,000 का डेटर है 3 महीने से पुराना, अच्छा अक्टूबर का डेटर है, तो आएगा 55 माइनस 15 40,000, 40,000 मार्जिन कितना है, मार्जिन है 40%, 40,000 पे 40% मार्जिन हो गया, मतलब ये हो गया 24,000 रुपये, है ना, ये हो गया 59,000, लेकिन दिया हुआ है सैंक्शन लिमिट 48, तो 48 से ऊपर कभी जाएगी नहीं ड्राइंग पार, ड्राइंग पार कभी भी सैंक्शन लिमिट से ऊपर नहीं हो सकती। तो इन्होंने भी वही किया, वो कैलकुलेशन कर दिया 35 24 59, फिर नीचे लिख दिया हुआ कि 48 है, इसलिए ड्राइंग पार जो है वो 48 तक ही रहेगी। ठीक है, कहता है ABC एंड एसोसिएट्स एक ऑडिट फॉर्म है, इसको अप्रोच किया कंपनी क्लाइंट ने कि भाई बिजनेस 10 सालों से आप कर रहे हैं ऑडिट करने के लिए, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले फर्म चाहती है इंटीग्रिटी चेक करना। इंटीग्रिटी में क्या चेक करोगे सर, इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट SQC1, आई एम नमित, मतलब आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन, एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल ओनर टुवर्ड्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल, लगातार कंसर्न है फीस में कम मेंटेन करने के लिए रोक लगा रहे हैं आपके काम पे, और लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और लीगल एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये हो गई आपकी सितंबर की RTP डन। अब चलते हैं MTP पे, पुरानी MTP पे। सबसे पहले चलते हैं भाई मई के MTP में, मार्च 24 की MTP। चल भाई इतना स्लो मत कर। तो आइए जी, अब शुरू करते हैं मार्च 24 की MTP, मार्च 24 जो आई गई थी मई 24 के लिए। कहता है सर आप बताइए, डॉक्स लिमिटेड सर्विस प्रोवाइडर है, कोरियर सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया में, इंटरनेशनली भी,
कंपनीज एक्ट के हिसाब से एनुअल टर्नओवर है आपका 300 करोड़, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, इंटरनल डिपार्टमेंट गवर्नेंस देख रहा है, रिस्क मैनेजमेंट भी देख रहा है, कंट्रोल भी देख रहा है। आप बताइए ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनल ऑडिट को लेकर क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है? याद करिए, इंटरनल को लेकर कारों के अंदर था ना, अब मुद्दा ये एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? देख भाई, ये है पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी कभी एग्जेम्पशन नहीं मिलता कारों से। अब इन्होंने लिखा है ना तो ये स्मॉल है, ना प्राइवेट है, ना ओपीसी, ना बैंकिंग है, इसीलिए एग्जेम्पशन तो मिलेगा नहीं, इसलिए तो कारों लग जाएगा। कारों में इंटरनल कंट्रोल को याद करिए, 2 पॉइंट है, 2 इंटरनल ऑडिट के। पहला है इंटरनल ऑडिट एज पर द साइज एंड नेचर होना चाहिए, और क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट आपने कंसीडर की है क्या इस चैट में? डन है, एज सिंपल एज दैट। अप एंड हाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डोमेस्टिक मार्केट पिछले सालों का देख रही है, ऑडिटर है, उसको ऐसा लगता है कंपनी ने अंडर स्टेट किया रेवेन्यू 50 लाख रुपए, अंडर स्टेट, ठीक है, नहीं मानी AS9 की रिक्वायरमेंट। आप बताइए रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है 450 के अंदर? देखो भाई 450 में बड़ा सिंपल है कि अगर आपको लगता है कि मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि मिस स्टेटमेंट तो है, अगर आपने AS9 नहीं माना और रिपोर्ट अंडर स्टेटमेंट कर दो, मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट बताइए, एक्यूमुलेट करिए और सारे एक्यूमुलेट करके अमेंडमेंट को आप बता दो। अगर मैनेजमेंट ठीक ना करे तो रीजंस देखो और मैनेजमेंट के पापा को बताओ, TCW जी। तो कहता है अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है सर तो रीजंस लीजिए क्यों नहीं कर रहा, और इवेल्युएट करिए कि क्या फाइनेंशियल फ्री MM से, और बात करें TCW जी से उस केस में, ठीक है। 400,000 से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, आएगा देर सवेर, आप देखना ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कहता इसी अटेम्प्ट में आ जाएगा, बट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूडेंट इंटरप्राइज CSR एक्टिविटी कर रहे हैं, मई 24 में क्वेश्चन आया 450 डॉक्यूमेंटेशन वाला, वो क्वेश्चन तो ठीक है, एक बार आ चुका तो इतना आएगा नहीं, बट CSR कर रहे हैं भाई 135 के अंतर्गत एक्सपेंडिचर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। आप बताइए डिस्क्लोजर क्या हुआ CSR को लेकर, नेचर ऑफ CSR एक्टिविटी, कितना पैसा खर्च करना है, कितना खर्च किया है, शॉर्टफॉल इस साल, शॉर्टफॉल पिछले साल, रीजंस फॉर शॉर्टफॉल, और क्या कोई ऐसी संस्था है जो आपकी RP है जिसका आप पैसा दे रहे हो CSR खर्च करने के लिए। ये सब आपको बताना, 7-8 पॉइंट बताने पड़ते हैं डिस्क्लोजर के अंदर, वही सब यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने। कितना पैसा खर्च करना है, कितना खर्च किया, कितना शॉर्टफॉल इस साल, कितना शॉर्टफॉल पिछले साल, रीजन फॉर शॉर्टफॉल, कौन से CSR एक्टिविटीज है, RPD ट्रांजेक्शन, और कोई प्रोविजन बनाया गया क्या, ये आप बता दो, ठीक। श्रीपद एंगेजमेंट पार्टनर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है, फर्म का पिछले 3 साल से। फर्म टूरिज्म सर्विस दे रही है, हॉलिडे पैकेज, इन्होंने ऑडिटर को भी दिया है फ्री हॉलिडे फॉर अ वीक, वाओ, एवरी ईयर, प्रीमियम रिजॉर्ट्स में फ्री एयर ट्रैवल भी किया एंगेजमेंट टीम मेंबर के लिए। देखो सर, ये ना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है और फैमिलियरिटी भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी ना। इंस्टीट्यूट ने क्या दिया भाई, इंस्टीट्यूट कहता है सिंपैथेटिक हो जाएगा जब आपको फ्री के पैकेज मिल रहे हैं आपको, तो यू विल बी सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, फ्री हॉस्पिटैलिटी मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं कह रहा है फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। मेरे को लगता है कि सेल्फ इंटरेस्ट भी आएगा, मेनली सेल्फ इंटरेस्ट आएगा, बट आपको फैमिलियरिटी ही लिखना है इस केस में। कह रहा है कोई भी 4 फाइनेंशियल इवेंट्स बताओ जिससे डाउट होगा गोइंग कंसर्न पे, तो इन्होंने सारे बता दिए, याद है ना, नेगेटिव नेटवर्थ, एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज, नेगेटिव कैश फ्लोज, ह्यूज लायबिलिटीज, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं 570 वाली। प्लानिंग के बेनिफिट्स, RC सोडा, प्रॉपर अटेंशन डिवोट करोगे, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाओगे टाइमली बेसिस पे, मैनेज कर पाओगे ऑडिट को, एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन होगा, उनके काम को डायरेक्ट सुपरवाइज कर पाओगे, और कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क होगा कंपोनेंट ऑडिटर के साथ। कह रहा है सर आप बताइए प्रैक्टिकल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन। बड़े सिंपल है सर, प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है, आप सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते, सैम्पलिंग करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। लीगल लिमिटेशन, देखो भाई मैनेजमेंट आपको सारे एविडेंस देगा नहीं, और आपके पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैनेजमेंट से आप सारी बातें निकाल सको। भाई ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं ना, आप रेड तो कर सकते नहीं, किताबें जब्त तो कर सकता नहीं ऑडिटर, तो अगर मैनेजमेंट आपको एविडेंसेस देगा नहीं तो आप सारी बातें निकाल थोड़ी पाओगे मैनेजमेंट से। कहता है GST नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, 50% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, 50% स्टेक गवर्नमेंट की। IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है, स्टेक होल्डर गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कंपनी ऑपरेशन है पिछले कुछ सालों से, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, आप बताइए कौन अपॉइंट करेगा। अरे यार ठीक है, अब ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई भाई, स्टेट और मिलाकर कौन अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट को? C&AG अपॉइंट करेगा 180 डेज के अंदर फॉर फाइनेंशियल ईयर,
ठीक है सर, CNDG अपॉइंट करे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक, कहता है सुनीति CA स्टूडेंट एंगेजमेंट टीम का पार्ट है, ऑडिट कर रही है टिम प्राइवेट लिमिटेड की। ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबल है वेरीफाई करने के लिए पीपी और परचेजेस को, ठीक है। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई WR लेने की, फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स उसको क्या चीज़ें मिली है वो देखते हैं एक बार। लिखा है एक बिल जो मिला है वो बिल है भैया 5 लाख का टिम इंडस्ट्रीज का, जो टिम प्राइवेट लिमिटेड में आ गया, समझ रहे हो। बिल है टिम इंडस्ट्रीज का और आया है टिम प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा। मैनेजमेंट ने WR नहीं दिया, क्या बोल रहा है भाई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कह रहा है सर हम WR नहीं देंगे। WR क्यों नहीं देंगे, फिजिकल एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर हुए डिसाइडेड टू यूज लैक्स एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कह रहा है मना कर दिया है भाई, ठीक है। ये बात उसने फिर जब WR नहीं दे रही, ये बात उसने EP को बताई कि WR नहीं दे रहा है। आप बताइए ऑडिट एविडेंस है क्या। पहली बात, ऊपर वाला तो ऑडिट एविडेंस है ही, क्योंकि आपने बिल चेक किया है भाई। बिल चेक करने को लेकर आपको पता चला कि भाई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेज है, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेज है, तो एविडेंस मानेंगे, क्योंकि बिल किसी और का था, आगे किसी और में। दूसरा, आपको WR नहीं मिला, आपको पता है ना 500 के अंदर क्या लिखा है कि एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस मानेंगे। एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर भी क्या मानेंगे ऑडिट एविडेंस। तो पहले वाले में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है वो तो एविडेंस है ही, दूसरे बारे में WR नहीं दिया, एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसे भी एविडेंस मानेंगे, ठीक है। बी ऑडिटर है बूम पेमेंट बैंक का, रिस्ट्रिक्शन लगाई है नए डिपॉजिट को लेकर, KYC को वगैरह को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर नियम बनाए गए हैं। अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर। 23-24 में बैंक ने कंक्लूड किया कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर नहीं दे रहे अनसर्टेनिटी को लेकर। अरे यार अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर नहीं दे रहे अपन रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे। ऑडिटर शेयर इशू क्वालिफाइड एडवर्स, और बेसिस के अंदर बताएगा भैया कि अनसर्टेनिटी है लेकिन मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। एज सिंपल एज दैट। भी आपको क्वेश्चन पढ़ा भी था कि अगर डिस्क्लोजर दे दिया होगा तो फिर अनमॉडिफाइड देते हैं, लेकिन अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो फिर मॉडिफाइड देंगे। एक बात और हुई है, अगला प्लान के अंदर क्या आएगा, 3 बातें। नेचर ऑफ रैप, नेचर ऑफ फैप, अदर प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ रैप रिस्क असेसमेंट, नेचर ऑफ फैप फर्दर प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर्स एज पर द ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आपका क्या मतलब है। कह रहा है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन, कंक्लूजन ड्रॉन। ऑब्जेक्टिव क्या है सर 230 का, एसेट रिकॉर्ड मेंटेन करना और एविडेंस की ऑडिट ढंग से हुई है, एज पर द ऐसे हुई है, एज पर द लॉ हुई है। बेसिकली आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव। कहता है सर आप एंगेजमेंट टीम क्या पार्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्रोसीजर बताइए कि भैया रिकॉर्डेड सेल्स जो है वो ओवर स्टेट तो नहीं की गई है। सर ओवर स्टेट कैसे करेंगे सेल को एक इनवॉइस को 2 बार रिकॉर्ड करके, कैंसल्ड इनवॉइस को रिकॉर्ड करके, है ना। कंफर्मेशन लीजिए फिक्टिटिव कस्टमर को जनरेट करके, शिपमेंट चेक करिए, मतलब अगर भेजा गया है गुड्स को तो फिर होगा आपके पास कोरियर वगैरह, अर्न रेवेन्यू को अर्न दिखाकर, तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अगला कहता है सर, जरा पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है, कुछ बहुत लंबा लग रहा है लेकिन है नहीं इतना लंबा। कंपनी ने इन्वेंट्री क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हैं, CA वरुण को पता है इंडस्ट्री और लिस्ट बनाएगी। कौन से मैटर रेलेवेंट है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के वक्त, 501 कौन से मैटर रेलेवेंट है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के वक्त। 7-8 पॉइंट होते हैं। कह रहा है ये सारे पॉइंट है, कितने पॉइंट दिए, 1 2 3 4 5 6, 2 पॉइंट मिसिंग है। कौन से 2 इंपॉर्टेंट मैटर जो ऊपर नहीं दिए गए। एक तो कह रहा है भाई नेचर ऑफ इन्वेंट्री, मटेरियलिटी, लोकेशन लिखा है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। पहला आएगा भाई इंटरनल कंट्रोल में से है, याद ना एक पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल का। और दूसरा मैनेजमेंट के अपने मेथड्स प्रोसीजर्स इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करने के लिए। तो 8 पॉइंट नहीं आते। तो कह रहा है पहली बात प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं क्या, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। दूसरी बात नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर ऑब्वियस सी बात अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो आर में हाई होगा उस केस में, ठीक है।
कह रहा है ऑडिटर डिसाइड करेगा क्या इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। इसको अरे यार चैप्टर 1 का है, इसको पता है ना क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक, चलिए ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SQC 1 हाँ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की बात करता है। वो रिव्यू को क्यों करना चाहिए और कौन से एंगेजमेंट के लिए मैंडेटरी है और क्या अप्रोच होगी एंगेजमेंट को लेकर। देखो मैंडेटरी नहीं है। देखो भाई पहली बात, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी है सिर्फ ऑडिट के लिए, वो भी लिस्टेड कंपनीज की, अदर के लिए मैंडेटरी नहीं है। और पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा, उसके बाद आप रिपोर्ट इशू करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव व्यू ले पाए रिपोर्ट इशू करने से पहले। पहले क्वेश्चन का आंसर क्यों करवाते हैं। दूसरा कहाँ मैंडेटरी है, ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। दूसरी जगह मैंडेटरी नहीं, आप बनाना चाहें करवाना चाहें तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, W2E GST 5% है, इनपुट जो खरीद रहे हैं वो 12-18 है। ये थोड़ा GST वाला क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ITC 60 लाख रुपए का है। ये 60 लाख रुपए कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रोसीजर क्या चेक करने के लिए। देखो भाई आपका टैक्स का रेट है कम और जो खरीद रहे हो उसका टैक्स का रेट है ज़्यादा, तो कह रहा है बैलेंस कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। कह रहा है बैलेंस रिफ्लेक्ट करेंगे अदर करंट एसेट्स में। चेक क्या करोगे बीइंग ऑडिटर। कह रहा है यार कुछ नहीं चेक करना, अपने रिटर्न चेक कर लो GST की, GST रिटर्न की कॉपी मांग लो। ठीक, रेट से कम, ये अपन ने पढ़ा हुआ है पॉइंट भी, रेट से कंपेयर करिए, रेट कितना है उसके हिसाब से क्रॉस रिकनसाइल कर लो, 12, 18, 5 जो भी रेट उसका से निकाल लो, वेरिएंस से तो बात करो। कह रहा है अगर रिफंडेबल अमाउंट बैलेंस शीट में स्टिल आउटस्टैंडिंग है तो चेक कर लो GST पोर्टल में मिला लो। और साथ में अगर बाद में आए होगा ना, अभी 31 मार्च को नहीं आया तो अप्रैल में जून को भी तो आए होगा, तो बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो सब्सिक्वेंट पीरियड के। 4 काम कर लो सर, अलग क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ना। रीजनेबिलिटी एनालिसिस में अपन क्या करना पड़ता है, अपन को रेट से कंपेयर करते हैं रिकनसाइल। GST पोर्टल में जो रिटर्न फाइल की उसकी कॉपी देख लो, अमाउंट अंडरस्टैंडिंग है, GST पोर्टल ओपन करके रिकनसाइल कर लो, और पैसा बाद में तो आया ही होगा। 315 के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है आपसे, विच स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द RMM। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं करना आपने, आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एसेस करना है रिस्क को, रिलेट करना है रिस्क को असर्शन लेवल पे, और लाइक्लीहुड देखनी है। ठीक, वही रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। होटल के केस में मैंने हमेशा कहा है होटल में इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री कैसे चेक करोगे सर, 5-6 पॉइंट है। पहली बात, इन्वेंट्री मूवमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, जहाँ इन्वेंट्री रखी है उसको लॉक करिए, जो चाबी है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास होनी चाहिए, ट्रस्टेड लोग ये एंट्री करेंगे, अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल वैल्यूर का सहारा लेते हैं, आप देख सकते हैं, आप उसके काम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो उसको आप अटेंड कर लो, ठीक ठीक है जी। अच्छा अभी और भी क्वेश्चन है भाई, मुझे लगा खत्म हो गया। प्रोफेशनल बिहेवियर MTP बहुत बड़ी होती है, खासकर ऑडिट की। प्रोफेशनल बिहेवियर फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आप बताइए मीनिंग क्या है, तो लिख दो भाई प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में कि आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जो इंटीग्रिटी को, इस प्रोफेशन को डिसरेप्यूट करे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई ICAI आपसे पूछ रहा है, आपने रिप्लाई तक नहीं किया, तो सर कर्टेसी है कि आप कम से कम रिप्लाई तो करें। प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल रिक्वायरमेंट। कह रहा है सर CAZ को अपॉइंट किया गया ऑडिटर के तौर पे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है कंपनी का अपना, जिसका और हेड कौन कर रहा है, चीफ कौन है, CIA। के मतलब Z जो है आपका स्टैट है, ठीक है। के वैल्यूएशन कर रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का, और हाई रिस्क है ऑडिटर को ऐसा लगता है, डायरेक्ट एग्जिस्टेंस लेना चाहता है सर CIA की। आप बताइए क्या ले सकता है दोनों केसेस में। कह रहा है एजिंग चेक करनी है ट्रेड रिसीवेबल्स की। देखो यार अगर एजिंग चेक करनी है ना, याद करिए एक पॉइंट पढ़ देना 610 में, जहां लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हुआ, लिमिटेड, वहां आप इंटरनल की डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। अब सर ये एक्यूरेसी ऑफ एजिंग चेक करनी है, लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, ले लो इसकी मदद। लेकिन कह रहा है एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन चेक करना है बेस्ड ऑन, सर यहाँ लगेगा ज़्यादा जजमेंट, तो यहाँ तो मदद ले सकते हो, यहाँ नहीं ले पाओगे। पहले प्रोविजन लिख दिया उन्होंने 610 को रेफरेंस देके, कि जजमेंट जहाँ पर आपको लगता है कि लिमिटेड है वहाँ उसका सहारा मत लो, ठीक है। फिर ये सिचुएशन आ गई, नीचे क्या लिखा है,
कह रहा है देखो जहाँ पे आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, एजिंग की वो लिमिटेड है, इसलिए एक्सटर्नल इंटरनल की मदद ले सकता है, लेकिन जहाँ प्रोविजन चेक करना है वहाँ मोर देन लिमिटेड जजमेंट है, तो वहाँ फिर आपको डीए नहीं लेना, खुद काम करिए। मेजर कंपोनेंट है गवर्नमेंट ऑडिट का एक्सपेंडिचर, भाई 5 पॉइंट लिखने हैं, रूल्स एंड ऑर्डर वाला, सैंक्शन, प्रोविजन ऑफ फंड, आपका प्रोप्राइटी और एक्सपेंडिचर, सबका एक पॉइंट लिखना आपको। सिने मल्टीप्लेक्स, सिने स्क्रीन, रिसीट, सेल ऑफ टिकट, देखो भाई सेल ऑफ टिकट में इंटरनल कंट्रोल के अपने पॉइंट हो गए 4-5 यहाँ तक, फिर 5 पॉइंट वैसे ही हो गए कि भैया एंट्री टिकट के थ्रू होगी, सीरीज नंबर्ड होगी, है ना, हर शो के लिए अलग सीरीज ऑफ टिकट होनी चाहिए, एडवांस बुकिंग के लिए सेपरेट सीरीज होनी चाहिए, और इन्वेंट्री जो टिकट की है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के पास होनी चाहिए। फिर तो 5 पॉइंट कंट्रोल वाले हो गए, फिर 4-5 पॉइंट और स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड, फ्री पास बांटे गए, ऑथराइजेशन, टैक्स कलेक्ट किया गया, जमा किया गया होगा, कैश बुक से रिकनसाइल कर लो, ठीक है। आप बताइए नीचे दिए गए में कौन सा कंट्रोल ऑटोमेटेड में कौन सा कंट्रोल है। देखो भाई रीजनेबलनेस चेक ये तो हो जाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल, डेटा सेंटर जनरल आईडी कंट्रोल, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन जनरल आईडी कंट्रोल, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल जनरल आईडी कंट्रोल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है तो बढ़िया ही। आप बताइए एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है 220 के अंदर, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप, लीडरशिप में आपको याद करिए सिंपल आप बताओगे, अपने मैसेज दोगे अपने टीम मेंबरों की ऑडिट में क्वालिटी क्यों जरूरी है, और क्वालिटी कहाँ से आएगी। क्वालिटी आएगी भैया 4 जगह से, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट मान के, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को मानकर, सही रिपोर्ट इशू करके, और अपने कंसर्न शेयर करेंगे विदाउट फियर, ठीक है। 220 लीडरशिप वाला पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी एमटीपी समाप्त मार्च 24 की, करीब करीब 25 क्वेश्चन है इसमें, डन। चलिए जी बच्चा वाड़ी अब चलते हैं, बात कर लेते हैं फटाफट से एमटीपी अप्रैल 24 की, क्या कहती है भैया एमटीपी अप्रैल 24 की, आइए पढ़ते हैं। कहता है संजीव आर्टिकल क्लर्क है ऑडिट फॉर्म में, अच्छी बात है जी, एंगेजमेंट टीम का पार्ट है और ऑडिट कर रहे हैं, स्मॉल कंपनी है, टर्नओवर है 25 करोड़ का। ऑडिट के दौरान उसने नोटिस किया कुछ मेंबर के अप्रोचेस को लेकर, वो कुछ आइटम चेक करना चाहते हैं। ही हैज सेलेक्टेड टू टेस्ट आइटम जो मशीनरी रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर है 23-24 में। आउट ऑफ परचेज उसने कहा कि भैया परचेज चेक करूंगा आरपी से जो 5 करोड़ के ऊपर की होगी, ठीक है, साथ में मैं सारे इंडिविजुअल आइटम चेक करूंगा 5 लाख से ऊपर का, तो आरपीटी को लेकर 5 करोड़, सारे आइटम 5 लाख, और कुछ आइटम चेक करूंगा मैं रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर, याद करो, साथ में 50 लाख को लेकर 50,000 को लेकर लीगल एक्सपेंस को लेकर वो चेक करना चाहता है जो पेमेंट दी गई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की। आप बताइए सर ये क्या कर क्या रहा है, ऐसे 500 याद करिए, 500 में अपन 3 बातें पढ़ते हैं। एक तो अपन पढ़ते हैं भाई सबसे पहले पूछा है सैम्पलिंग का मतलब बताओ, सैम्पलिंग भैया लेस देन 100% आइटम जो चेक करोगे विद इन द पॉपुलेशन। फिर ये कह रहा है भाई देखो अगर आप ध्यान से देखिए तो स्पेसिफिक आइटम भी सेलेक्ट कर रहा है कि भाई स्पेसिफिक आइटम चेक किए ना उसने, ये देखो सेलेक्टेड था ना 500 के अंदर 3 आइटम सेलेक्ट करेंगे, हाई वैल्यू आइटम है ना, आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट 5 लाख से ऊपर का आइटम चेक करूंगा, 5 करोड़ आरपीडी को लेकर चेक करूंगा, और आइटम टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन जैसे 315 के अंदर आप करते हैं एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो कह रहा है सर यहाँ पे ना सीनियर टीम मेंबर ने आइटम सेलेक्ट नहीं किया ऑडिट सैम्पलिंग के थ्रू, उसने स्पेसिफिक आइटम चेक किए। तो 500 के हिसाब से जो तरीका आपके सामने है वो है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, तो जो वो कर रहा है वो सैम्पलिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, वो स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट कर रहा है 500 के हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये तो ऑडिट सैम्पलिंग कर रहा है तो ये अप्रोच कर रहा था, सर ये ऐसे सैम्पलिंग नहीं बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम जब 500 के अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या दिया हुआ है यार, आगे दिया है भाई, चलो बैंक ऑडिट आ गया भैया, शेड्यूल 10 दिया, एडवांसेस हैं, बिल परचेज 50 करोड़, कैश क्रेडिट 150 करोड़, टर्म लोन 75 करोड़। आप बताइए आप ऑडिट कर रहे हैं, एविडेंस कैसे लोगे एडवांसेस को लेकर, आ गया भैया एविडेंस एडवांसेस को लेकर, एडवांसेस जो है ये सारे के सारे। मैंने आपसे कहा इसको ध्यान रखने का सिंपल तरीका है भाई, जितने भी असर्शन आप पढ़ते हैं कोविड, वो असर्शन ही पॉइंट बनेंगे इसके, ठीक है ना। याद करो कि भाई सही में वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा, एग्जिस्टेंस, सारा जो अमाउंट है वो ड्यू होगा बैंक की तरफ, मतलब बैंक को पैसा मिलेगा, राइट है बैंक का पैसा रिसीव करने का, कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होगा, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन प्रॉपर होगा, वैल्यूएशन वाला पॉइंट, डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर हो जाएगा, साथ में आपको पता है प्रॉपर लोन डॉक्यूमेंट,
और एक पॉइंट और डाल सकते हैं भाई प्रोविजन बनाया गया एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। ठीक है, सिंपल है। जे आईए के तौर पे काम कर रहा है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आईए की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना, टीओडी चेक करना, बैलेंसेस चेक करना, रिस्पॉन्सिबल है लॉ कंप्लायंस भी चेक करना, बिल्कुल ठीक बात है। 22 डेज के अंदर जो सर्विसेज हैं वो टर्मिनेट कर दी गई एम्प्लॉय की। ठीक है, एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया। उस एम्प्लॉय ने सूट फाइल किया कंपेंसेशन को लेकर 10 लाख का, जो उसे पे नहीं किया कंपनी ने, अभी केस चल रहा है। ठीक है, और लीगल काउंसिल के आधार पे कंपनी ने बनाया प्रोविजन 10 लाख रुपए का। जून 23 में सब्सिक्वेंट इवेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया 6 लाख का। ऑडिट जो थी वो प्रोग्रेस में थी, ऑडिट रिपोर्ट अब तक फाइनलाइज नहीं हुई। देखो भाई, आपने 10 लाख का तो बनाया ना प्रोविजन, याद करिए सब्सिक्वेंट इवेंट दो तरह के होते हैं। एक वो जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही होती है, दूसरी वो जो बैलेंस शीट डेट के बाद की डेट होती है। अभी आपने प्रोविजन बना के बैठे हुए हो आप, तो ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट है इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे। इसका मतलब आप मैनेजमेंट से बोलेंगे यार 10 लाख का प्रोविजन आपने क्यों बनाया जब 6 लाख में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, तो 6 लाख कर दो 10 लाख में, क्या दिक्कत है इसमें, तो बोल देंगे अमेंड करने के लिए। तो कहता है सर कंपनी यहाँ पे जो है, ठीक है, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है 31 मार्च को, तो एडजस्टमेंट मांगता है तो बोल देंगे यार रिवाइज कर दो, 6 लाख रुपए कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है सर। केएसटी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है, इन्होंने अपॉइंट किया है टी को एश्योरेंस रिपोर्ट को लेकर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गैदरिंग एस&डी एविडेंस, इसमें लिमिटेड कंक्लूजन परफॉर्म करेंगे। आप बताइए कौन सा एंगेजमेंट है भाई, ये है रिव्यू एंगेजमेंट। दो और फीचर बताइए उस एंगेजमेंट के, कम प्रोसीजर कम एश्योरेंस, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस रीजनेबल कंपैरिजन में फ्यूअर प्रोसीजर्स। पूछ जरूर रहा है, हर आरटीपीएमटी में एक क्वेश्चन है जरूर इसका, आएगा भी इस बार आप देखना। WR रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्टेन करेगा। ठीक है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बताइए। अरे यार सिंपल लिखना है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है WR 580 के अंदर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की एज पर द एफआरएस। ठीक है, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल बनाएगा उसमें कंप्लीट पूरी जानकारी देगा, सारे ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा और ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑडिटर को। तो वही आप 580 में पढ़ते हैं, WR मांगते हैं ना अपन 2 केस में, 3 केस में, एक तो जब ऐसे बोलेगा तब एक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक रिकन्फर्म करते हैं जब मैनेजमेंट। प्लानिंग में क्वेश्चन आया था ये लगता है मेरे 24 में। ठीक है, प्लानिंग के अंदर आप ऑडिटर जब आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट करेगा आरएमएम का, ठीक है, तो कुछ बातें कंसीडर करेगा। 300 का पॉइंट है, बिल्कुल दबा हुआ पॉइंट जो कभी हाईलाइट नहीं होता। याद करिए प्लानिंग वाले पॉइंट के अंदर ARP एज रैप, अदर रैप, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट, मटेरियलिटी, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, लीगल फ्रेमवर्क जो लग रहा है क्लाइंट के ऊपर। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, इन्वेंट्री के केस में करंट ईयर जो प्रोसीजर है, करंट ईयर के जो ऑडिट प्रोसीजर है क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेकर, वो डिटेल एविडेंस दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर बिल्कुल दे सकते हैं सर, कुछ नहीं करना है यार। जब क्लोजिंग स्टॉक चेक कर रहे हो, ठीक है, तो अपना क्लोजिंग स्टॉक चेक करो और ओपनिंग स्टॉक कैसे पता लगेगा, प्लस माइनस कर दो रिकंसिलिएशन। परचेज को आप क्या कर देंगे माइनस, सेल को आप प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कहता है करंट ईयर प्रोसीजर क्लोजिंग स्टॉक को लेकर कुछ एविडेंस दे सकते हैं, लिटिल एविडेंस, लेकिन साथ में कुछ और काम भी करना पड़ेगा, जैसे करंट फिजिकल काउंटिंग को अटेंड करिए, रिकंसिलिएशन करिए, ठीक है, वैल्यूएशन चेक करिए, ये सब चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर जो है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक कंपनी केमिकल बनाती है, इसकी 2 लोकेशंस हैं, सिटी ए और सिटी बी में, ह्यूज वैल्यू ऑफ एसेट्स है, तीनों लोकेशन कंपनी के पास है। ठीक है जी, अच्छी बात है, ओन कंपनी की है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और लॉस नहीं सफर करना चाहती। ठीक है, बिजनेस इंटरप्शंस को लेकर उसकी एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो इंश्योरेंस के मैटर देखता है, इंश्योरेंस हो गया, और आईसी क्वेश्चन में बनाइए उस डिपार्टमेंट से बात करने के लिए। ओहो क्या बढ़िया क्वेश्चन, एकदम आ गया ना प्रैक्टिकल कंसेप्ट बेस्ड। आप पूछो भाई इंश्योरेंस दिया गया है क्या, इंश्योरेंस ऑथराइज्ड वेंडर से ले रहे हैं क्या, जिससे इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपको पता हो शायद बीच में इंश्योरेंस अंडरराइटर होते हैं जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस वगैरह के लिए आपके साथ आपको कोटेशंस मांगते हैं, आप कॉम्पिटिटिव कोटेशंस ले रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दिया गया है क्या, फायर को लेकर, फ्लड को लेकर, क्या तीनों लोकेशन इंश्योर्ड है क्या, क्या सारी एसेट्स का इंश्योरेंस कराया गया है क्या, या कोई प्रोसीजर है क्या। ठीक है, क्या कोई ऑफिशियल है जो वैल्यू देख रहा है इंश्योरेंस की। ठीक है, तो क्या कोई ऑफिसर पॉलिसी का पीरियोडिक रिव्यू कर रहा है। ये पॉइंट आपने पढ़ा भी था, याद करिए जब हम पीपी पढ़ रहे थे आईसी क्वेश्चन ईयर में। ठीक है, तो 4 पॉइंट पढ़ते थे, उसमें पीपी वाले पॉइंट में स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट जो थे वो क्वेश्चन ईयर को लेकर ही थे।
लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये सब। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कहता है सर टीसा इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल बनाए हैं और नोट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स को शो कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स 240, और कह रहा है एजिंग भी की गई है, सब कुछ गलत किया है इन्होंने। ट्रेड रिसीवेबल को पहली बात तो स्प्लिट करो, ठीक, लेस देन 6 months, 6 months और मोर। दूसरी बात, क्लासीफाई करना पड़ेगा, सिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल में, कुछ भी नहीं किया आपने। और तीसरी बात, एजिंग 1 साल नहीं 6 महीने से कहानी शुरू होगी, सब कुछ गलत दिखाया था। कह रहा है पहली बात तो भाई एक बात बड़ी क्लियर है, कैटेगराइज करिए अनडिस्प्यूटेड गुड, अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड गुड, डिस्प्यूटेड डाउटफुल, और एजिनेशन याद करो, 6 महीने से कम, 6 महीने से 1 साल, 2 से 3, मोर देन 3। फिर सिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड स्प्लिट करते हैं, अनसिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल, कुछ नहीं लिखा था। और तो और एमएसएमई भी लिखा हुआ है, कह रहा है एमएसएमई जो आपके हैं जो अलग है, दोनों को अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। एमएसएमई को लेकर डिस्टिंक्शन नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ गड़बड़ है इनके। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस। ऑडिटर है आप जल लिमिटेड के, कंपनी केमिकल बनाती है, गोपिका को ऐसा लग गया कि WIP है, आप बताइए एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे WIP का। भाई देखो WIP के वैल्यूएशन में 3-4 पॉइंट आपको पता है, किस तरीके से कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एस्टीमेट क्या लगाया जा रहा है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर नहीं आती, नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा, एग्जिस्टेंस में लिखा है तो एग्जिस्टेंस में इन्वेंटरी काउंट को अटेंड कर लो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम देख लो। अगर वैल्यूएशन लिखा होता तो फिर नीचे के 3 पॉइंट देखते सर, एग्जिस्टेंस भी लिखा है तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में डाल दिए उन्होंने। कहता है सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर वही, अब देखो खुद 3 बोल रहा है और लिख रहा है 5, कि पहले भी डिस्कस किया आपने, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग है ना, मीटिंग करेंगे आप टीम मेंबर के साथ भी, डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट के साथ, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन है ना, स्टेटस ऑफ वर्क को लेकर, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म एंड कंटेंट, 230 का सीधा क्वेश्चन है भाई। नेचर ऑफ प्रोसीजर, रिस्क कैसा है, सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है, नीड क्या है, ठीक है, साथ में मेथोडोलॉजी और टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं आप। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट TOC फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ठीक बात है। डेटर के केस में कंट्रोल चेक करेंगे, डेटर में क्या चेक करेंगे, कंट्रोल में बड़ा सिंपल है सर, क्या बोनाफाइड सेल की गई है, क्या अप्रूव्ड कस्टमर को आपने दिया गया है, ठीक, क्या सेल्स को प्रॉपर रिकॉर्डिंग की गई है, क्या भाई पैसा समय पे आ चुका है, अगर समय पे नहीं आया तो रिमाइंडर भेजो, बैलेंस आप चेक करिए रेगुलरली, है तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, ठीक है। फिर कह रहा है सर आप बताइए, कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, ऑडिटर जो है ये ओपिनियन फॉर्म करने वाला है 23-24 की, एस जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो कंक्लूड करना चाहता है कि क्या फाइनेंशियल फ्री MM से, आप बताओ कौन से फैक्टर देखोगे भैया ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। स्टार्टिंग का क्वेश्चन आ गया यार, तो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि आपको कंक्लूड करना है भाई कि क्या FSR फ्री फ्रॉम MM, तो आप बताओ S&D एविडेंस मिल गया क्या कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, इवेल्युएशन आप करेंगे 700 के अंदर, चेक करिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को FRF के हिसाब से बनाया गया, और चेक करिए एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्वालिटी है या नहीं, बायसनेस तो नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने आप में इनहेरेंट लिमिटेशन है, बिल्कुल है सर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसलिए रीजन बीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त जजमेंट लगता है मैनेजमेंट का, और जजमेंट होता है सब्जेक्टिव, वहाँ होती है अनसर्टेनिटी, तो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिटर नहीं ले पाएगा उस केस में, ठीक है। रीजन बीइंग एक बात और भी है यार, देखो कंट्रोल बनेंगे उसके बाद ही आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, तो कंट्रोल आप कितना भी मजबूत क्यों ना कर लो, कंट्रोल की अपनी खुद की कमी है, जैसे कि कॉल्यूशन, तो कह रहा है अगर कंट्रोल ढंग से काम नहीं किए तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत ही बनेगी। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव बताइए 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन में 2 ऑब्जेक्टिव है सर। पहली बात, ऑडिटर कंक्लूड कर चुका है एविडेंस के आधार पर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम MM, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है ऑडिटर को S&D एविडेंस मिलेगा ही नहीं कि वो कंक्लूड कर पाएगी क्या फाइनेंशियल सही में फ्री है क्या, इन दोनों केस में ऑडिटर देगा एक मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक। कहता है आपको बताना है टर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, बोरोवर क्लाइंट की ऑडिट होगी ताकि करंट एसेट चेक कर पाए, बोरोवर क्लाइंट की ऑडिट होगी ताकि करंट एसेट चेक कर पाए, स्टॉक ऑडिट, रीजन बीइंग होता है ना जब स्टॉक रखेगा वो CC लिमिट के लिए, तो स्टॉक ऑडिटर स्टॉक ऑडिट करेगा,
लिमिट जहां तक एंटिटी विड्रॉ कर सकती है सैंक्शन लिमिट से, ड्रॉइंग पावर, जहां पे क्रेडिटर के पास राइट है एडजस्ट करने का। दो अकाउंट ओपन होते हैं, लोन अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। अगर लोन अकाउंट में पैसा जमा नहीं करो, डिपॉजिट से पैसा सेट ऑफ कर लेंगे, सेट ऑफ। जहां पे टाइटल डीड की डिलीवरी करोगे, एक्चुअल कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रही, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई एग्रीमेंट नहीं बन रहा, सिर्फ टाइटल डीड डिलीवर कर दिया। इक्विटेबल मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज, ठीक। कहता है सर अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी के, उसके एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है। रैप पूछ रहा है भाई साहब, जजमेंट लगेगा ऑडिटर का, बिल्कुल ठीक बात है। 315 के अंदर रैप याद है, मैंने पूरी लाइन आपको कई बार बोली, क्वेश्चन आएगा, डायनेमिक प्रोसेस है ना, जजमेंट लगेगा। तो कहाँ लगेगा 315 के अंदर? आरओएम को एसेस करने में, मटेरियलिटी है, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है क्या, है ना, जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा, एसएनडी एविडेंस एसएनडी है या नहीं है। इसके बाद आप कॉलेज के ऑडिटर हैं और फीस कंसेशन दिए गए हैं स्टूडेंट को, आप बताइए कैसे चेक करेंगे? अच्छी बात है। पहली बात तो सर आप चेक करिए फीस कंसेशन ऑथराइज्ड है क्या, स्टूडेंट रजिस्टर चेक करिए, ठीक। तो इन्होंने सारे पॉइंट लिख दिए हैं वैसे, स्टूडेंट रजिस्टर चेक करिए और फीस जो चेक किए वो चेक करिए, ठीक है। साथ में जो फीस मिली काउंटर फॉलो रिसीट्स, आपको पता है कैश बुक से रिकंसाइल करना पड़ता है, टोटलिंग चेक करिए फीस रजिस्टर में। अगर पैसा नहीं आ रहा है, इररिकवरेबल है, तो राइट ऑफ कर देंगे विद द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी। एडमिशन फीस साइन करेगा प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और फाइन या तो रेमिट करोगे या तो ऑब्टेन करोगे, तो करेक्ट कर लो या छोड़ दो। हॉस्टल का पैसा भी आ चुका है, नहीं सारे पैसे लिख दिए, सारे पॉइंट लिख दिए उन्होंने। कह रहा है ऑडिटर एग्री कर रहा है टर्म्स को लेकर, एग्रीड टर्म्स जो है एंगेजमेंट लेटर में लिखेंगे। आप बताइए एंगेजमेंट लेटर कौन किसको देगा और क्या आएगा? एंगेजमेंट लेटर सर ऑडिटर देता है क्लाइंट को, आएगा क्या? 5-6 बातें। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, FRF। तो आ गया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द FRF, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। कहता है सर आप बताइए ऑडिट, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ऑडिटर जो है ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट इंटरवेंशन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए ग्रेटर। तो आप बताओ रिस्क और कब ग्रेटर होगा? भैया रिस्क ग्रेटर होगा नॉन रूटीन को लेकर 4 पॉइंट है। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है हाईली इंटरवेंशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैनुअल डेटा कलेक्शन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, ठीक है, सिंपल है। कहता है सर रिव्यू कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के अंदर, ए लिमिटेड ने देखा डेफिशिएंसी ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में, है ना, ऑथराइजेशन को लेकर, नॉन फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। ऑडिटर देख रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं सर इंटरनल कंट्रोल में। आपने मैनेजमेंट को एक लाइन बना के दी, एक लाइन में आपने लिखा कि इंटरनल कंट्रोल के जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपर्ली नहीं माने गए। क्या ये कम्युनिकेशन प्रॉपर है? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं, साथ में डिस्क्रिप्शन भी देना याद करो और इफेक्ट भी बताने और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी देंगे ताकि मैनेजमेंट डिजिटली समझ पाए चीज़ों को। तो भैया आप इन्फॉर्मेशन भी दो, डिस्क्रिप्शन भी दो, इफेक्ट भी दो और इन्फॉर्मेशन भी दीजिए ताकि समझ पाए। इसने कुछ नहीं दिया सर, इसलिए जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर, नॉट प्रॉपर। कह रहा है प्रोप्राइटी ऑडिट के, है ना, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, पैसा उतना खर्च मत करो जिससे ऊपर की डिमांड है, नॉट मोर देन ओकेजन डिमांड्स। पब्लिक ऑफिसर वैसे ही खर्च करेगा एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। कोई भी व्यक्ति जो पैसा खर्च करेगा वो अपने एडवांटेज के लिए नहीं, और पब्लिक मनी का पैसा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और सेक्शन ऑफ पीपल के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। उसके 4 एक्सेप्शन है, सिग्निफिकेंट होगा तब, इनसिग्निफिकेंट होगा तब, कोर्ट ने बोला है तब, कस्टम है तब, और अलाउंसेस वगैरह। तो इन 4 केसेस में पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खर्च कर सकते हैं आप। ऑडिटर एफर्ट डायरेक्ट कर रहा है एंगेजमेंट टीम के जजमेंट को लेकर जो सिग्निफिकेंट है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है ट्रांजैक्शंस का, अकाउंट बैलेंसेस का, डिस्क्लोजर्स का। ज़्यादा एनर्जी चाहिए सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर। तो आप बताइए सर, मोर एनर्जीज टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर टू ऑब्टेन द एविडेंस। 3 एग्जाम्पल दीजिए सर। 3 एग्जाम्पल कब लगेंगे याद करो। अरे बड़ा सिंपल है, कह रहा है स्ट्रेटजी बनाते वक्त सिग्निफिकेंट मैटर, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर ज़्यादा हुआ ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस केस में, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट,
चेंजेस, बड़े चेंजेस इन द एफआरएस, सिग्निफिकेंट चेंजेस और अदर सिग्निफिकेंट रीसेंट डेवलपमेंट। हमेशा इसमें कहता हूँ इस डिस्कशन के अंदर याद करिए, आखिरी में डिस्कस करते हैं आप 300 के अंदर, 3 बातों में सिग्निफिकेंट है, सिर्फ वॉल्यूम अलग है। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एफआरएस और सिग्निफिकेंट रीसेंट डेवलपमेंट, रिलेवेंट डेवलपमेंट। ठीक है, रवि पटनायक जो है वो ऑडिट कर रहा है कंपनी की, ठीक है, कारों के अंदर, ठीक है जी। उसने देखा सीसी लिमिट जो 4 करोड़ की है कंपनी को दी गई है ब्रांच के द्वारा, उसने देखा 1 करोड़ जो है यूज कर लिया है ट्रीटमेंट टू मीट स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड रिक्वायरमेंट। आप बताइए, देखो सर याद करिए, अगर शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल हुआ है क्या, याद आ रहा है? तो 4 करोड़ की आपकी सीसी थी, 1 करोड़ रुपए आपने निकाला, लेकिन लगा किस में दिया? लगा दिया प्लांट में, प्लांट हो गया लॉन्ग टर्म। तो बताना पड़ेगा क्या जो शॉर्ट टर्म का पैसा रेस किया वो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया है तो बताइए। नहीं चरण अमाउंट इस केस में आपने किया तो ये मैटर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कारों के हिसाब से। बहुत बढ़िया, लो जी भैया, ये हो गई आपकी एमटीपी समाप्त अप्रैल 24 की। डन है? चलिए जी अब शुरू करते हैं आरटीपी मई 2024 की। एमटीपी दोनों समाप्त हो चुकी थी, अब आरटीपी की बात कर लेते हैं फटाफट से। आरटीपी में क्या कहती है कहानी देखो। आरटीपी मई 24, एम मोटर्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, लीडिंग कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं, ईवी बनाते हैं। साथ में ऑडिटर्स हैं जीआर एंड एसोसिएट्स, जे और के न्यूली अपॉइंटेड ऑडिट असिस्टेंट्स हैं। ठीक है जी, वो कंफ्यूज हैं कि ऑडिट करना क्या चाहती है, तो वो ऑडिट कहते हैं गारंटी होगी पॉसिबल एरर ऑफ फ्रॉड की। भैया गारंटी तो कभी भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या दोनों का परसेप्शन सही है? बिल्कुल गलत है। ऑडिट कभी भी गारंटी नहीं कि भाई फ्रॉड एरर होगा ही नहीं। तो ऑडिट में हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिट का। रीजनेबल एश्योरेंस देना, आपको ओपिनियन फॉर्म करनी है और ओपिनियन को आप बताओगे बाय द रिटन रिपोर्ट। तो ऑब्जेक्टिव लिखना आपको ऐसे 200 वाले, बड़ा सिंपल सा है। तो फिर कहता है ये ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेयर स्टैंडर्ड जो है एसआरई रिव्यू वाले वो रिव्यू पे लगते हैं। और दोनों का एग्जांपल दे दो। ऑडिट में आप ऑडिट करेंगे और यहाँ रिव्यू करेंगे। रिव्यू में प्रोसीजर कम लगते हैं, ऑडिट में प्रोसीजर ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस मिलता है, ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है। दोनों का एग्जांपल दे दो कि भाई ये देखो ये ऐसे के एग्जांपल हैं 200, 230, 315, 500, 700 और ये एसआरई के एग्जांपल है 2400, 2410। बाकी ऊपर कहानी समझा दी जो मैंने आपको ओरल बताई है, ठीक। कह रहा है प्री इंजीनियरिंग एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कई सारी एक्टिविटीज आएंगी जिसमें प्लानिंग की बात होगी। आप बताइए एक्टिविटीज को ब्रीफली बताओ भाई इंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में, कैसे वो एडिटर को हेल्प करेगी। देखो ये एक्टिविटीज में ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें प्लानिंग के वक्त तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दूसरी बात कंप्लायंस चेक करो, एथिकल इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस और अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कह रहा है ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे और साथ में कहीं ना कहीं ऑडिटर को हेल्प करेगी ताकि ऑडिटर प्लानिंग कर पाए। दमी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, चलो ये कुछ नया लग रहा है मुझे। असिस्टेंट जो है वो CAK का वो प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है, ब्रॉड इंडस्ट्रीज के लिए। GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और बॉक्स पैक करते हैं, ठीक है, और पेपर टैक्सेबल अंडर GST। आप बताइए सैंपल प्रोग्राम बना के दीजिए। चलो पहली बार कुछ तो आया तो प्रोग्राम बना दो। देखो इन्होंने कैसे बनाया प्रोग्राम, नेम ऑफ एंटिटी लिख दिया, फाइनेंशियल ईयर लिख दिया, कौन बना रहा है, कौन रिव्यू कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय। फिर साथ में लिखा हुआ है नेचर ऑफ प्रोसीजर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, कितना परफॉर्म किया, सैंपल लिया है क्या और किसने किया। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई कुछ प्रोसीजर आप पेपर फॉर्म में चेक करिए, इनवॉइसेस, ठीक है, वो इनवॉइस ट्रेस करिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फिर कुछ परचेज इनवॉइस GST पोर्टल पे चेक करिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात, अगर परचेज किया तो फिर स्टॉक रिकॉर्ड के अंदर भी एंट्री होगी। तो ये प्रोसीजर लिखे हुए हैं, इसमें कितनी चेकिंग आपने की है, कितना सैंपल है, किसने किया है। इन केस अगर ये आ गया बिल्कुल अलग क्वेश्चन है तो आपको ये बनाना पड़ेगा, एक टेबल के ऊपर आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सतरंगा फूड प्रोडक्ट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पिकल्स की। ऑडिटर जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर। उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि मिस स्टेटमेंट हो सकता है जो आइडेंटिफाई ना किया जाए। आपसे कह रहा है सर आपने पूरा काम किया है, ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म किए, उसके बाद भी रिस्क हो सकता है सर कि मिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ये कौन सा रिस्क है? DR डिटेक्शन रिस्क।
जब भी डिटेक्शन रिस्क पूछे तो आप वो लिख देना, नीचे दोनों रिस्क बता देना जो आप 530 के अंदर पढ़ते हैं। डिटेक्शन रिस्क में दोनों रिस्क आएंगे, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपने डीआर समझा दिया और नीचे दोनों लिख दिया। कह रहा है आईटी के कई सारे रिस्क हैं, लेकिन उस रिस्क का इम्पैक्ट क्या होगा। 3 जगह इम्पैक्ट आता है सर, कंप्लायंस के अंदर, सब्सटेंटिव के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर। सब्सटेंटिव में, कंट्रोल्स में और रिपोर्टिंग के अंदर। सब्सटेंटिव में कैसा इफेक्ट आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, आप डेटा पे इतना रिलाय करोगे नहीं, सारी चीज़ों को ढंग से चेक करोगे थॉरली, और सब्सटेंटिव चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। कंट्रोल्स में आपको पता है आप ऑटोमेटेड कंट्रोल पर भरोसा करोगे नहीं, सिस्टम कैलकुलेशन में भरोसा नहीं करोगे आप, तो कहीं ना कहीं एडिशनल काम करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग में आपको पता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे इफेक्ट आएगा, और अगर लगता है कि चीज़ें खराब है तो फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे अपन। सीए कनिका ऑडिट कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की। ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किया है जहां सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं डिटेल में टू ऑब्टेन एविडेंस। आप बताइए कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है वो। भैया वो सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, रिकॉर्ड चेक कर रही है, ठीक है। ये है इंस्पेक्शन 500 के अंदर। तो इंस्पेक्शन के बारे में आपको लिखना है, ठीक। चलिए डन है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सीएजे जो है वो ऑडिट कर रहा है जेमिनी लिमिटेड की, फार्मा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंपनी ना, एक फेयरली लार्ज और एक उनका डिपार्टमेंट है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। और जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप भेज रहे थे ट्रेड रिसीवेबल्स को, तो जे ने काम दे दिया भैया रिक्वेस्ट भेजने का आईए डिपार्टमेंट को। देखो जी आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए क्या जे की अप्रोच प्रॉपर है, ठीक। देखो सही मायने में आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन फाइनल के अंदर भी है। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इस क्वेश्चन में पता है क्या होना चाहिए, आपको सही बताऊं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अगर आप भेज रहे हैं, ये काम आप आईए डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। यहां लगेगा मोर जजमेंट, लिमिटेड जजमेंट नहीं लगता। याद करो आप पढ़ते हैं 610 के अंदर कि जहां लिमिटेड जजमेंट लगेगा वहां पे आप आईए डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, जहां उससे ऊपर लग रहा है वो आप नहीं दे सकते। स्टडी मैट में सेम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन दिया है, सेम मैं आपको बता रहा हूँ, सेम। कहाँ दिया भैया ये दिया है फाइनल स्टडी मैट में, सेम। वहां पर उन्होंने जो आंसर मैंने आपको भी बताया कि भाई 610 के अंदर यू कैन नॉट डेलीगेट द वर्क टू आईए, वही आंसर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या रहता फैलाया भैया, ये दे रहे हैं 505 का एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर, जिसे आप कहते हैं कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक। तो वही लिख दिया कौन सा इन्फॉर्मेशन किससे लेनी है, कंफर्मेशन रिकॉर्ड डिजाइन करिए, सेंड करिए। कह रहा है आपने भेज दिया है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, रिस्पॉन्सेज मेल आईडी पे आ रही है आईए डिपार्टमेंट की, नॉट इन लाइन। देखो डिसीजन सही है बट ये प्रोविजन गलत है। बट आप हो गया अगर आगे एग्जाम में आप लिखिए इंस्टीट्यूट का, मेरे हिसाब से दिस पूरा इनकरेक्ट प्रोविजन। आपको यहाँ लिखना ही नहीं है भाई 505, आपको 610 का रेफरेंस देना पड़ेगा। एनीवेज कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। न्यूली, इवन मैंने मेन बैच के अंदर एग्जाम्पल भी देता हूँ, न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर जो है बीटीएन लिमिटेड का, वो एसेंट एविडेंस देना चाहता है ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर जो करंट ईयर। क्या करेगा सर, 510 का सिंपल क्वेश्चन है भैया, आप चेक करो ओपनिंग बैलेंस में स्टेटमेंट है क्या, और ओपनिंग बैलेंस के अंदर में स्टेटमेंट हो तो करंट ईयर फिगर को अफेक्ट करेगा। तो क्या चेक करेंगे क्या, कह रहा है सर चेक करिए ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं क्या, चेक करिए रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो परफॉर्म करिए 3 में से, हाँ ये तो तीनों या तीनों में से कोई एक, ठीक है। प्रायर पीरियड जो है वो चेक करिए, ठीक है। साथ में करंट ईयर के प्रोसीजर एविडेंस दे रहे हैं क्या, और स्पेसिफिक प्रोसीजर, पूरा थ्योरी है जैसा लिखा है 510 में वही आपको लिखना है। एसपीआर लिमिटेड मीडिया बिजनेस में 2001 से फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कई नोटिस आए उनको पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल क्लेम भी फाइल हुआ। ऑडिटर के तौर पे आपने बोला मैनेजमेंट की मीटिंग करवा दो लीगल काउंसिल के साथ। मैनेजमेंट कह रहा है मीटिंग कुछ ही सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल है। हाँ जी, 2 केस में बात करेंगे, 3 केस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात कब करेंगे, 501 के अंदर मुलाकात करेंगे सर जब डिसएग्रीमेंट आ रहा है मैनेजमेंट जो बता रहा है, ठीक है, और लीगल काउंसिल बता रहा है अगर डिसएग्रीमेंट है तो मिलिए, मैटर कॉम्प्लेक्स है तो मिलिए, और सिग्निफिकेंट रिस्क है तो मिलिए। सिग्निफिकेंट रिस्क, कॉम्प्लेक्स, डिसएग्रीमेंट, जब भी मीटिंग होगी मैनेजमेंट को बता दोगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा होगा मीटिंग के अंदर, ठीक है। कहता है रजनी एक सीए स्टूडेंट है, अरे भाई भागना नहीं है, 230 उसको समझ में आ गया, 230 डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे करना है। जब एसक्यूसी 1 में पढ़ रही थी तो उसने देखा टाइम लिमिट है कंप्लीशन को लेकर 60 डेज के ऊपर,
तो पजल हो गई कि भाई कैसे करें। कुछ नहीं करना सर, आपने असेंबलिंग करनी है, SQC1 कहता है, और अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको 60 डेज के अंदर असेंबलिंग करनी भी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, ध्यान रखिए। और असेंबलिंग करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, तो उसमें नई चीज़ें ऐड नहीं करते। हालांकि उसके एक्सेप्शन है 4, आपने पढ़े, इससे पहले भी डिस्कशन किया अपन ने। ठीक है, 4 केस में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 डेज सही है, दैट हैज़ बीन रिक्वायर्ड इन SQC1, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कंप्लीशन मेमोरेंडम याद करिए 230 के अंदर, ये है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, इसे हम कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। यहाँ सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको मिले हैं वो आप और कैसे एड्रेस किया आप बताओ। इससे क्या होगा, एफिशिएंट इफेक्टिव रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है के ऑडिटर है डीमा प्राइवेट लिमिटेड का। कंपनी के 3 प्लांट इंडिया में कंप्लीशन कर रहे हैं प्रोसीजर्स को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, रिपोर्ट साइन करनी बाकी है। एक आग लगी और एक प्लांट जो है नासिक के आसपास, सब्सटेंशियल पार्ट मशीनरी का वर्क इन प्रोग्रेस, सर वो डैमेज हो गया। कितने का? 5 करोड़ का। ये बात पता नहीं थी और फाइनलाइज कर रहे थे रिपोर्ट फर्स्ट फोर्टनाइट को। आप बताइए कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखो भाई, बड़ा सिंपल सी सिचुएशन है। आप क्या, आग कब लगी? आग लगी है भैया 25 जून को, है ना? ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट है। कितना लॉस हो गया भाई? 5 करोड़ का। आपको पता नहीं था, आप रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहे हो फर्स्ट फोर्टनाइट, समझ गए, शुरू के 15 दिन में, जुलाई 23 में। आप बताइए कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टू ऑब्टेन S&D एविडेंस, आइडेंटिफाई करना है सर, याद करिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट 560 के अंदर। किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं? आइडेंटिफिकेशन पूछा आपसे, मैनेजमेंट से बात करो, 31 मार्च के बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसे चेक करो, कब हुई है वो? आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करिए, क्वार्टरली WR मांगिए। तो ये 560 के अंदर करना पड़ता है अपने को। ठीक है, ये इन तरीकों से आपको क्या मिलता है? सब्सिक्वेंट इवेंट का पता। तो वही पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे सब्सिक्वेंट इवेंट का। कुंदन एक CA स्टूडेंट एंगेजमेंट टीम का पार्ट है। ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहा है डेली कंप्लीशन। उसने देखा कि एंगेजमेंट पार्टनर कैश फ्लो फोरकास्ट की बात कर रहा है अगले 12 महीने की। आप बताइए एंगेजमेंट पार्टनर का पर्पस क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर का एक ही पर्पस है, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है विच कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। सर आप बताइए 2 प्रोसीजर कौन से चेक करेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट में? 2 बातें याद करो, तो डेटा चेक कर रहे हैं, वो डेटा सही होना चाहिए और एजम्पशंस रीजनेबल होने चाहिए। डेटा की रिलायबिलिटी, एजम्पशंस की रीजनेबलनेस। ठीक है, बाकी कहानी पूरी लिखी हुई है भाई कि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्या सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करेगी। ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हैं सर ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। आपने नोटिस किया क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में, क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। ओ बैंक ऑडिट में मजा आता है वैसे। एक बात है, ड्यूरिंग द 22-23 ड्यू टू फेलियर ऑफ बोरोअर टू पे EMI, वो EMI आउटस्टैंडिंग है 90 दिन से ऊपर, सब स्टैंडर्ड एसेट मान लिया, एग्री कर गए आप। देखो भैया एक बात बड़ी क्लियर है, 90 दिन क्या NPA बनेगा और अगले 12 महीने तक NPA बनने के अगले 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे। ठीक बात है, सब स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा? सर एक बार NPA बन गया ना तो रिकॉग्नाइज व्हेन रियलाइज्ड, कैश बेसिस पे, लेकिन कैश मत लिखना, वो रिकॉग्नाइज व्हेन रियलाइज्ड। और अगर पहले रियलाइज कर चुके हो फीस कमीशन को या इंटरेस्ट को, तो इनकम को रिवर्स कर दो, रिवर्सल ऑफ इनकम वाला पॉइंट भी लिख देना। कह रहा है भैया रेलो ने लिखा नहीं, इसीलिए रिवर्सल लिख दिया। कह रहा है जो पूरा इंटरेस्ट एक्रू था लेकिन आया नहीं, उसे रिवर्स करना पड़ेगा इफ नॉट रियलाइज्ड। फीस कमीशन भी जो एक्रू कर दी थी अगर नहीं आई तो उसे भी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट NPA है तो इसलिए आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, इनकम लिख। अरे एक लाइन और लिख देते यार, वो मेन पॉइंट तो दिखा ही नहीं, सीधे रिवर्सल ऑफ इनकम लिख दिया। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले आया करता था अकाउंट्स में। कहता है जी एडवांसेस की चेकिंग कर रहे हैं आप, जेड ने नोटिस किया टर्म लोन को लेकर, D1 कैटेगरी, D1 समझ गए ना? ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन है 50 लाख का, वैल्यू है 40 लाख रुपए, प्रोविजन बनाया 7.5 लाख का। आओ प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन कैसे बनाएंगे सर? याद करिए D1 में कितना है? 25% है भाई। D1 25%, 25, 40, 100 याद है? अनसिक्योर्ड में, सॉरी सिक्योर्ड में, सिक्योर्ड में आता है ना 25, 40, 100। ठीक है सर। तो D1 में सिक्योर्ड में और अनसिक्योर्ड में कितना है? 100, 100, 100।
अच्छा लोन कितने का भाई? लोन है आपका 50 लाख का। सिक्योरिटी कितने की? 40 की। अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 10 लाख रुपए। 10 लाख का क्रेडिट कर दो, अनसिक्योर्ड का 100%, तो ये तो आ गया 10 लाख का, 10 लाख पूरा आ गया। जो सिक्योर्ड है, कितना सिक्योर्ड है? 40 लाख। 40 लाख का करना पड़ेगा 25%। 40 लाख का 25% हो गया आपका, 40 लाख का 25% हो गया, 40 का 25, 10 लाख। सिक्योर्ड का 25%, अनसिक्योर्ड का पूरा 100%, समझ गए? तो ये आ गया 20 लाख। प्रोविजन बनेगा 20 लाख का। आपने कितने का बनाया? 7.5 लाख। नहीं चलेगा, इट इज नॉट वर्केबल। ठीक है। CAX हैज बीन ऑफर्ड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट TDK इंडस्ट्रीज की। एक्सेप्ट करने से पहले उसने इंसिस्ट किया कि एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करेगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कि भैया फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम मैनेजमेंट का ऐसा रखता है कि ऑडिटर का ही काम है मिस स्टेटमेंट को पकड़ने का। ऑडिटर जो इंसिस्ट कर रहा है वो ठीक नहीं है। आप बताइए। देखो सर, एक बात बड़ी क्लियर है, 210 हो चाहे 580 हो, आप एक्नॉलेज लेंगे, मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट लेते हैं। याद करिए 210 के अंदर प्री कंडीशन में क्या लिखा होता है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, और ऑडिट आप तभी एक्सेप्ट करना जब प्री कंडीशन प्रेजेंट हो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होगी। और मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा भाई दो बातें, कि फाइनेंशियल को बनाया गया FRS के हिसाब से, दूसरी बात मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करेगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल को बनाना है एज पर द FRS, और ऑडिटर को 3 चीजें प्रोवाइड करना। एक तो जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर आपसे मांगेगा, तीसरा देंगे आप अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो गलत कह रहा है मैनेजमेंट, बताना पड़ेगा सर। ठीक है, एक्स का जो व्यू है वो अप्रोप्रिएट है। मैनेजमेंट अगर नहीं देता है तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिट 210 के हिसाब से। 220 प्रेमाइज करती है कि भैया SQC1 होगा ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं हमेशा कहता हूँ SQC1 याद करिए फर्म पे लगता है, कोई भी एंगेजमेंट हो ऐसे लगता है पर्टिकुलरली ऑडिट पे। इसीलिए SQC1 अगर है तो SA 220 सर और बेहतर होगा, क्योंकि SQC1 बड़ी क्लियर बात है भाई, दोनों काम करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, लेकिन दोनों की एप्लीकेबिलिटी का फर्क है। SQC1 किस पे लग रहा है? ये लग रहा है फर्म पे, एंटायर फर्म, जबकि 220 किस पे लग रहा है? पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे। ठीक है, तो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर जो है अगर 201 SQC1 लग रहा है तो बढ़िया है, हम ये मान के चलते हैं कि SQC1 तो लग ही रहा होगा। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका RTP खत्म मई 24 की। वी आर डन विद दिस सेशन बच्चावाड़ी। छोड़ना है एग्जाम में हर हालत में। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू।